हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी अपना आज का जो टॉपिक है बोला, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्रिसिटी। तो अब कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे। कल मैं बोल रहा था कि ये हमको पावर देगा, हमारे इस चैप्टर में हमको पावर देगा। तो जो हम कंसेप्ट जानते हैं इसके साथ उस कंसेप्ट को कंबाइन करेंगे तो हम पावरफुल फील करेंगे। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोसिटी का आपको एक गुड आइडिया देता हूँ कि एक नेटवर्क है, किस टाइप के नेटवर्क को रेसिप्रोकल बोलते होंगे उसकी बात करता हूँ। सपोज करो एक वोल्टेज V है, ये आपके पास एक्साइटेशन, दैट मीन्स इनपुट। एक्साइटेशन को ही आप इनपुट बोलते हो, ओके। और आउटपुट में सपोज करो एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है, ISC, ये I भी बोल सकते हो, ISC करें, ठीक है। ये रिस्पॉन्स है, आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स। तो एक्साइटेशन दैट मीन्स इनपुट और रिस्पॉन्स दैट मीन्स आउटपुट, ओके। ये फिगर ए, ये फिगर ए। एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके बाजू में, एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके बाजू में। मैं बोल रहा हूँ कि ये टर्मिनल ए भी था, ये टर्मिनल ए भी था, और ये जो आउटपुट टर्मिनल है CD, ए बी टर्मिनल में एक वोल्टेज भी लगा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो CD टर्मिनल था वहाँ पे हम वो वोल्टेज लगा रहे हैं जो AB टर्मिनल में था, ये CD टर्मिनल। तो जो AB टर्मिनल था आपके पास, A और B, AB, वो टर्मिनल शॉर्ट सर्किट होगा और उस टर्मिनल से वही करंट फ्लो होगा जो पहले CD टर्मिनल से फ्लो हो रहा था। ये फिगर B, समझना। अब आपके पास इनपुट इस साइड, द V, एक्साइटेशन या इनपुट। तो एक्साइटेशन में इस जगह पर लगाया CD टर्मिनल में, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो AB टर्मिनल में आ रहा है। ये पता है, इस टाइप के नेटवर्क की जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, फ्रॉम फिगर ए एंड बी, फ्रॉम फिगर ए एंड फिगर बी, द फिगर बी एंड फिगर बी। तो मैं बोल सकता हूं कि I अपॉन V का रेशियो फ्रॉम फिगर ए इज इक्वल टू I अपॉन V का रेशियो फ्रॉम फिगर बी। ये अगर ऐसा है आपके पास, तो जो आपका नेटवर्क है, इस नेटवर्क को आप रिफर करते हो रेसिप्रोकल नेटवर्क। रेसिप्रोकल नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जिसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल नेटवर्क। इस नेटवर्क को बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। तो शुरू में देखने में बड़ा अजीब लगता है, यार कुछ तो डिफरेंट है, बड़ा अच्छा वाला। अभी तक नेटवर्क समझ आ रहा था, बड़ा अच्छे से समझ आ रहा था, पहली बार कुछ नया टाइप का लग रहा है करके ऐसा लगता है। बोला शुरू के लगेगा, शुरू के मतलब 10 मिनट लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नेटवर्क जिसमें I अपॉन V का रेशियो जो फिगर ए है और I अपॉन V का रेशियो जो फिगर बी, अगर वो बराबर है तो ऐसे नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि I अपॉन V का रेशियो कांस्टेंट होगा। आप बोल सकते हो कि I अपॉन V का रेशियो कांस्टेंट होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो कांस्टेंट होता है। रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो कांस्टेंट होता है। जब मैं आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ाऊंगा वो यही होता है, मैं यूज कर ले रहा अभी से। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो नेटवर्क थ्योरम आप पढ़ते हो उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम वही होता है। ये रेसिप्रोकल नेटवर्क रेसिप्रोसिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। तो जस्ट आप नोट करें रेसिप्रोकल नेटवर्क, तो रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ऐसा लिखा। इतने में अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, अगर मैं नहीं जानता होता पहले से
तो इतने में मेरे को समझ नहीं आता कि एक्चुअली सर आप बताना क्या चाहते हो। क्वेश्चन ये हो रहा है आपके पास, बताना क्या चाहते हो आप सर। फिगर ए बनाए, फिर कुछ कुछ लिखे, फिर फिगर बी बनाए, कुछ कुछ लिखे, फिर बोले रेसिप्रोकल नेटवर्क उसको बोलते हैं जिसमें आई अपन वी का रेशियो सेम होता है। फिर अपन आई अपन वी के रेशियो को कांस्टेंट कर दिए। फिर बोल रहा हूँ कि आई अपन वी का जो रेशियो होता है रिस्पॉन्स अपन एक्साइटेशन कांस्टेंट होता है। इसमें समझ आने वाली चीज़ तो कुछ है ही नहीं सर, जो आप बोल रहे हो वो हो रहा है, बाकी इसमें कुछ समझ कुछ आ नहीं रहा है। ऐसे माइंड सेटअप होना चाहिए आपका। तो फिर मैं बोलता कि ठीक है चलो देखो अब क्लियर करता हूँ मैं, जो लिखे है वो क्या लिखे है अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। कैसे? जब मैं क्लियर करूँगा तब क्लियर होगा। लाइक एक टी नेटवर्क लिया मैं, दिस वन, ये, और मैं बोला कि ये देखो 1 है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम, दिस वन द टी नेटवर्क। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूँ कि चलो ये नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है कि नहीं, ये देखना है अपने को। क्या देखना है अपने को? ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं, ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा क्या करो पता है आप, इनपुट पे एक वोल्टेज लगा दो, जितने वोल्टेज का लगाना, सपोज करो 10 वोल्ट लगा दो, लगा दिया मैं। फिर मैं बोलूँगा कि क्या करो, अगर आप 10 वोल्ट लगाए हो तो क्या करो आप, ये आउटपुट फाइंड आउट करो। एक इस आउटपुट टर्मिनल में एक शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लो, आईएससी करंट, या I1 बोल दो आप, आईएससी करंट फाइंड आउट कर लो। ये फिगर ए की स्टोरी हो गई, ये फिगर ए हो गया। अगर ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर बोलूँगा कि ठीक है, ये रेसिप्रोकल नेटवर्क कब होगा पता आपके पास, अगर इस नेटवर्क में जो नेटवर्क बनाया हूँ, अभी तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, 1 2 ओम 3 ओम, ये भी नहीं पता ये रेसिप्रोकल है कि नहीं, बट मैं बोला कि चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। रेसिप्रोकल नेटवर्क का ये मतलब होता है कि अगर मैं ये जो 10 वोल्ट का सोर्स था, अगर मैं इसको वहाँ लगा दूँ जहाँ पे पहले करंट फ्लो रहा था, इस टर्मिनल में अगर मैं लगा दूँ 10 वोल्ट का सोर्स लगा दूँ, ये 10 वोल्ट का सोर्स लगा दिया, इस साइड में लगा दिया, तो पता आपके पास अगर ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो क्या होना चाहिए। अगर ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है, रेसिप्रोकल नेटवर्क अगर ये है तो पता आपके पास इस टर्मिनल में वही करंट फ्लो होना चाहिए जो पहले करंट फ्लो रही थी फिगर ए में, ये ISC। इसको अगर आप I2 बोल रहे हो तो इस I2 की वैल्यू I1 के बराबर होना चाहिए, द फिगर बी। तो ऐसे नेटवर्क को रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। बोला देखते रहना बस, तभी हमको नहीं पता कि अभी स्टोरी चालू हुई है, अभी तो स्टोरी चालू होने से एंडिंग तो पता नहीं चलेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना है आपको, बड़े ध्यान से सुनना है। और वैसे भी मैं बोल चुका हूँ कि ये आपको पावर प्रोवाइड करने वाला है, तो पावर प्रोवाइड करने वाला है तो इसकी फीलिंग बड़ी अलग होगी, इसकी फीलिंग बड़ी अलग होगी। बोला तो 1 2 3 में एक टी नेटवर्क है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक टी नेटवर्क है, और स्टोरी जो है वो टी नेटवर्क की चालू है कि एक टी नेटवर्क में, टी नेटवर्क या स्टार नेटवर्क या वाई कनेक्शन में अगर आप वोल्टेज दे रहे हो, करंट फ्लो हो रहा है, फिर मैं बोला उस वोल्टेज को उठाओ और यहाँ लगा दो तो करंट वहाँ देखेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो टी नेटवर्क अगर रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, हमको तो ये पता भी नहीं कुछ भी, चलो देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ध्यान से देखो कि मेरे को करंट की वैल्यू निकालना है। इस करंट की वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इस करंट की वैल्यू के लिए कुछ भी तरीका यूज किया जा सकता है। आप इनपुट करंट निकाल के करंट डिवाइडर रूल लगा दो, 2 KVL लगा लो, या 2 ओम के ऊपर एक वोल्टेज एज्यूम कर लो। तो 2 ओम के ऊपर एक वोल्टेज अगर एज्यूम कर लिया तो मैं KCL भी कर सकता हूँ। तो मैं V-10 करा, V-10 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 0 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट मतलब 0 वोल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब 0 वोल्ट होता है। तो V-0 डिवाइड बाई 3 और V/2, तो V/2 प्लस V-0 डिवाइड बाई 3, ये हो गया। 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6V - 60, 3V प्लस 2V इक्वल टू 0, 6 3 9 11V इक्वल टू 60 आ गया। तो पता है V की वैल्यू 60/11 वोल्ट आ गया। अगर मैं किसी को बोलूँ कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या फ्लो हो रहा है तो आप बोलोगे कि शॉर्ट सर्किट करंट V-0, वोल्टेज V-0 डिवाइड बाई 3, इतना करंट फ्लो रहा है, डिवाइड बाई 3 करोगे तो 20/11 आ जाएगा, 20/11 1.818 एम्पियर आ गया। तो शॉर्ट सर्किट करंट 1.818 एम्पियर आ गया, ये मैं नोट लगाया बाय यूजिंग KCL। तो मैं किरचॉफ करंट लॉ को यूज किया, मैं वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल भी यूज कर सकता था, 2 KVL भी लगा सकता था। एक नेटवर्क को सॉल्व करते समय आपको लगना चाहिए कि आपको जो करना है वो कर सकते हैं। मैं ऐसा भी कर सकता था कि देखो यहाँ से इनपुट करंट कितना फ्लो था, मैं बोलता देखो 2 और 3 पैरेलल में, तो आप बोलते कि 6/5, फिर बोलता +1 करो तो 11/5। तो फिर इनपुट करंट कितना फ्लो होता है आपके पास, इनपुट करंट तो 10 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस 11/5। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 और 3 का पैरेलल, 6/5 प्लस 1, तो 6/5 प्लस 1 करते हैं आपके तो 11/5, तो 11/5 की तो पता है 50/11
आपके पास एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये 50/11 यहाँ तक पहुँचा, फिर वो शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो होता, तो आप बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट एक्चुअली 50/11 मल्टीप्लाई विथ 2/2 + 3, तो 2 + 3 करते तो 5 होता, और ये आ जाता 20/11, और आप बोलते हैं 1.818 एम्पियर। इसको नेटवर्क बोलते हैं। इसको नेटवर्क बोलते हैं कि आप किसी को नेटवर्क सिखा रहे हो, आप किसी को नेटवर्क सिखा रहे हो और कोई बोला कि इस पर करंट निकालो, और आप बोले कि यार देखो, आप नोट लगाओ तो भी आ जाएगा, फिर आप बोले कि देखो मैं करंट डिवाइडर रील यूज करना चाहता, तो इनपुट में खड़े होकर मैं इनपुट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इनपुट में खड़े होकर मैं इनपुट रेजिस्टेंस निकाल लिया, और इस इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है पता आपके पास, 11/5 ओम। तो मेरे को इनपुट करंट निकालना था, तो मैं वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस किया तो करंट आ गया। करंट को इन दो में करंट डिवाइडर रूल लगाया, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मेरी चॉइस है कि मेरे को केवीएल लगाना है, कि किरचॉफ करंट लॉ लगाना है, कि मेरे को करंट डिवाइडर रूल लगाना है। इट्स माय चॉइस। ओके चलो, तो अभी 1.818 एम्पियर आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि फिगर बी में क्या होने वाला है। तो अपन बोले कि फिगर बी में करंट क्या होने वाला है, तो चलो वो करंट निकालने वाले, अगर ये रेसिप्रोकल है तो करंट सेम निकलेगा। तरीका मैं सेम कर सकता हूँ, बोला सेम तरीका मतलब मैं यहाँ से खड़े होकर इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, फिर करंट डिवाइडर रूल इन दो में लगाऊंगा, 1 और 2 में, या मैं यहाँ पे वी अज्यूम कर सकता हूँ, वी निकाल के V/1 बोलूंगा, करंट है। तो मेरी चॉइस है कि मेरे को क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको इनपुट रेजिस्टेंस देखना है तो अब इनपुट रेजिस्टेंस देखो, 1 और 2 का पैरेलल 2/3 होता है, 2/3 + 3, तो 2/3 + 3 9 + 2 11/3 आ गया। तो 11/3 इनपुट रेजिस्टेंस है। तो किसी को अगर करंट डिवाइडर रूल लगाना है तो उसको इनपुट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा, 1 और 2 का पैरेलल 2/3 हो गया, 2/3 + 3, 2/3 + 3 मतलब 11/3 है आपके पास ओम, ये इनपुट रेजिस्टेंस है। करंट निकालना है तो 10 डिवाइड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट करंट अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो 10 डिवाइड बाई 11/3, पता 30/11 आ रहा है, ये 30/11 एम्पियर इनपुट करंट। इनपुट करंट यहाँ तक पहुँचा, और फिर आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, तो करंट डिवाइडर रूल से आप डिवाइड कर दो इनपुट करंट 30/11 को, 30/11 × 2/2 + 1, ये देखो 3, 20/11 1.818 आ गया। ये देखो करंट डिवाइडर रूल आ गया। तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए करंट डिवाइडर रूल का, तो निकाल लिया। यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल 2 और 3 में लग रहा था, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल 1 और 2 में लग रहा है, सेम करंट। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि करंट सेम। आप किरचॉफ करंट लॉ भी लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं आप कितना बताऊं कि आप केवीएल लगा सकते हो, केसीएल लगा सकते हो, करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो। अब इतने छोटे से फिगर में बड़ा सिंपल सा फिगर है, उसमें मैं 3 तरीके से सॉल्व करूँ, इज नॉट गुड। हाँ, लेकिन आप स्टूडेंट हो और आप लर्निंग मोड में हो, तो घर में आपको सब तरीका यूज करना चाहिए। केवीएल भी लगाना चाहिए, केसीएल भी लगाना चाहिए। इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, इसी को रिविजन बोलते हैं। नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं, इसी क्वेश्चन में नया चीज करना। तो ये आपके पास 1.818 आ गया। तो इंटरेस्टिंग बात क्या पता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो ना कितना इंटरेस्टिंग है कि इस वोल्टेज को मैं यहां लगाया तो ये करंट वहां ट्रांसफर हो गया। ऐसा कभी सोचता है कोई? तो इंटरेस्टिंग नहीं हो गया क्या? वो भी नेटवर्क जैसी जगह में, कोई घर थोड़ी है हमारा कि हम इंटरचेंज कर रही है। मैं बोल रहा हूं कि 10 वोल्ट यहां लगाया तो यहां का करंट वहां फ्लो हो गया, तो इंटरेस्टिंग हो गया ना। तो ये जो इंटरेस्टिंग नेटवर्क है ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है। तो हर वो नेटवर्क जिसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, हर वो नेटवर्क जिसमें प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि वोल्टेज को इंटरचेंज करने से करंट भी इंटरचेंज हो जाता है, वैसे सब नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क होते हैं। तो ये वो अच्छी बात है। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर मतलब हर बार हम रेसिप्रोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ऐसा करेंगे क्या? तो मेरा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मैं आगे कुछ बताऊंगा और भी। तो अभी आपको पहले चीज प्रूव करना था कि देखो रेसिप्रोकल नेटवर्क है, और रेसिप्रोकल नेटवर्क में यही तो मैं बता रहा था। मैं यही तो बता रहा था कि देखो वी वोल्टेज लगाओगे तो करंट जो फ्लो होगा, फिर बाद में आप टर्मिनल चेंज कर दोगे तो वही करंट फ्लो होगा। इसलिए दोनों फिगर का करंट बाय वोल्टेज का रेशियो कांस्टेंट है। इसी को रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का जो रेशियो होता है रिमेन कांस्टेंट होता है टर्मिनल चेंज करने के बाद भी। ये टर्मिनल चेंज करने के बाद भी एग्जांपल लिया और प्रूव कर दिया। उस वाले तरीके में मैं 2 तरीके से सॉल्व किया, इस वाले में 1 तरीके से सॉल्व किया, जबकि उसमें भी 3 तरीका यूज किया जा सकता था। इसमें भी 3 तरीका, उसमें एक होमवर्क हुआ, एक तरीका 2 लूप लगाएंगे यार, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 केवीएल। तो पहले वाले तरीके में 2 तरीके से मैं सॉल्व किया, एक तरीका आप अप्लाई करोगे, आंसर विल बी सेम। सेकंड वाले में से मैं एक ही तरीका यूज किया, आप 2 तरीका यूज करोगे, केवीएल भी लगाओगे और किरचॉफ करंट लॉ भी लगाओगे। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि अच्छा है, तो रेसिप्रोकल नेटवर्क है, अच्छी बात है, गुड है। तो ये आपके पास हम फाइंड आउट करते हैं, बोला कि इनपुट में वोल्टेज अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो शॉर्ट सर्किट करंट अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए आपके पास मैं बताया कि हम करंट फाइंड आउट करते हैं, और सिंपल करंट हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी साइड करंट फ्लो करा दिए। तो फिर उस टर्मिनल में भी हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी में करंट फ्लो हो गया। ऊपर वाला पोलैरिटी हायर पोलैरिटी, नीचे वाला लोअर पोलैरिटी, नीचे रेफरेंस है ग्राउंड है, तो हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी होगी। किसी को करना नहीं होता है, किसी को करना नहीं होता है, बोला किसी को तो मैं बताया कि क्या हो रहा है करके। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे एग्जांपल हुआ, आपको बड़ा गुड आइडिया होगा, आपको बड़ा गुड आइडिया होगा। बोला
तो हर वो नेटवर्क जिसमें प्रॉपर्टी फॉलो होता है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। पता चल गया आपको, ये पता चल गया बोलो, ठीक है। जस्ट मेरे को लगा कि आपको एक्स्ट्रा चीज बता देते, नोट कर लिए होंगे आप। अगर मैं लिखूं पैरामीटर, फिर मैं लिखूं रेसिप्रोसिटी, पैरामीटर रेसिप्रोसिटी, और फिर मैं लिखूं सिमेट्रिसिटी, ये पैरामीटर में लिख देता हूं मैं जेड पैरामीटर, पैरामीटर में लिख देता हूं मैं वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ये रेसिप्रोसिटी सिमेट्रिसिटी, जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर, रेसिप्रोसिटी सिमेट्रिसिटी। तो अगर रेसिप्रोसिटी कंडीशन है तो Z12 इक्वल टू Z21 होगा और Y12 इक्वल टू Y21 होगा, Z12 इक्वल टू Z21, Y12 इक्वल टू Y21। और सिमेट्रिसिटी है तो ये होता है कंडीशन Z11 इक्वल टू Z22 और Y11 इक्वल टू Y22, ये दिस वन। पैरामीटर्स रेसिप्रोसिटी सिमेट्रिसिटी, Z12 इक्वल टू Z21, Y12 इक्वल टू Y21, Z11 इक्वल टू Z22, Y11 इक्वल टू Y22, ये। तो रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी आपके पास जस्ट लिखा हुआ है, बोला दिस वन, कंडीशन लिखा हुआ है। अब देखना, ध्यान से देखना बोला। अब मेरे पास एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल था अभी वाला थोड़ी देर पहले, 1, 2 और 3, यही वाला आपके पास एग्जाम्पल था जिस पे कि हम सॉल्व किया। 2 पोर्ट नेटवर्क है, एक 1 ओम है, एक 2 ओम है और एक 3 ओम है। कोई में से बोले कि जेड पैरामीटर निकालो, तो बिल्कुल जेड पैरामीटर बताया जैसे तो कुछ बात ही नहीं है। V1 I1 V2 I2 तो होता ही है, जेड पैरामीटर निकालो तो मेरे को पता है जेड पैरामीटर क्या होता है। 1 + 2 3, 2 2 और 2 + 3 5, बाहर ओम लिखना है तो ओम लिख दो। ध्यान देखो Z12 इक्वल टू Z21 है और Z12 इक्वल टू Z21, इसका मतलब रेसिप्रोकल नेटवर्क है। तो हम तो थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किए कि रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है करके, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि Z11 इक्वल टू Z22 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। अभी देखते हैं अपन, सिमेट्रिकल नहीं है तो इसको एसिमेट्रिकल बोल रहा हूँ, इसको एसिमेट्रिकल बोल रहा हूँ, एसिमेट्रिकल नेटवर्क, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले लिखे कि सिमेट्रिसिटी के लिए Z11 Z22 के बराबर होता है। देखते रहना स्टोरी को, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ क्यों ना एक और फिगर ले लेते हैं, कैमरे को अच्छे से यूज करना। कैसे कि अगर मैं बोलूं कि देखो एक फिगर अगर मैं ले लेता हूं, दिस वन, ये आपके पास है 1 2 1 1 2 1, ये हमारे पास है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास अगर है तो जेड पैरामीटर की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 1 3 2 2 और 3, ये। ध्यान देखो Z12 इक्वल टू Z21 है, तो आप बोलोगे हाँ सर रेसिप्रोकल नेटवर्क तो है। फिर मैं बोलूँगा कि देखो Z11 इक्वल टू Z22 है, तो आप बोलोगे हाँ दोनों सेम है सर 3 3, तो फिर मैं इसको बोलूँगा सिमेट्रिकल नेटवर्क। मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं था ये वाला, बट ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है और रेसिप्रोकल दोनों है, रेसिप्रोकल दोनों है, क्योंकि कंडीशन नोट किया अपन, क्योंकि कंडीशन नोट किया। तो अगर मैं बोलूँ कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं, अगर हम सिमेट्रिकल नेटवर्क में आते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क अभी तक हम बात नहीं कर रहे थे, सिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में बात करते बोला। तो ध्यान से आराम से पेशेंस लेवल बड़ा अच्छा रख के सुनते रहो बात, है ना। जैसे वो नहीं होते कुछ रामायण महाभारत या कभी पूजा वूजा करवाते हो घर में, तो एकदम आराम से एकदम सुनते रहते हो बात, पंडित जो बोल रहा है समझ आए ना आए, मेरा बात समझ आएगा, मेरा बात समझ आएगा। सिमेट्रिकल नेटवर्क लिखा, आपको पता चला कि वो सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कंडीशन लिखा, फिर मैं बोला ये तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क। दुनिया में सबसे इजी नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है, दुनिया का सबसे इजी नेटवर्क जो है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है। क्यों लिखेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क में? सिमेट्रिकल नेटवर्क डिवाइड द गिवन नेटवर्क टू, सिमेट्रिकल नेटवर्क डिवाइड द गिवन नेटवर्क इनटू 2 इक्वल हाफ, सिमेट्रिकल नेटवर्क कॉमा डिवाइड द गिवन नेटवर्क इनटू 2 इक्वल हाफ, symmetrical network divide the given network into 2 equal half, divide the given network into 2 equal half, that means mirror image to each other, symmetrical network divide the given network into 2 equal half, divide the given network into 2 equal half,
That means mirror image to each other. That means mirror image to each other. Next line. In symmetrical network, left hand portion of the network should be equal to the right hand portion of network. In symmetrical network, next line बोला, in symmetrical network, left hand portion of the network should be equal to right hand portion of the network. In symmetrical network, left hand portion of network should be equal to right hand portion of network. Should be equal to right hand portion of network. ठीक है, राइट हैंड पोर्शन ऑफ नेटवर्क. ओके, तो लेफ्ट हैंड पोर्शन राइट हैंड पोर्शन के बराबर होता है. जैसे अगर मैं बोलूं, देखो ये वाला ये फिगर, ध्यान से देखना, सबसे आसान बोला, पूरा दुनिया का सबसे आसान नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क रहता है. 5 मिनट बाद आप भी बोलोगे कि हाँ सर कैसे होता है आपके पास. सिमेट्रिकल नेटवर्क ना सिमेट्रिसिटी फॉलो करता है. कोई भी नेटवर्क को आप देख के बता सकते हो सिमेट्रिकल है कि नहीं. 1, ये 2 और ये 1 है, ये आपके पास कोई नेटवर्क. आपको बोल रहा है सिमेट्रिकल नेटवर्क है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि देखो ये 2 है, इस 2 को मैं 4 पैरेलल विद 4 लिख सकता हूँ. बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, 4 पैरेलल विद 4 लिख दिया. राइट में 1 ओम था, लेफ्ट में ऑलरेडी 1 ओम है. देखो 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, दिस वन, ये. अब देखो आपके पास अगर बाइसेक्ट कर रहा हूँ, बीच में से बाइसेक्ट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड पोर्शन होता है, द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पोर्शन. ये राइट हैंड साइड है, द RHS, राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड पोर्शन, ये राइट हैंड साइड पोर्शन है आपके पास. देखो दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द पोर्शन, दैट मींस द सिमेट्रिकल नेटवर्क. हर वो नेटवर्क जो सिमेट्रिकल होगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक दूसरे का मिरर इमेज है. मिरर इमेज होता है ना, आप ऐसे खड़े हो तो इधर वही है, इधर वही है, द मिरर इमेज. कोई बोलेगा सर हम तो फर्स्ट को बना दोगे, तो अगर फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट अगर मैं यहाँ बना दूँ कि देखो फर्स्ट यहाँ बना दे रहा हूँ, क्या है फर्स्ट 1, 2 और 2 को तो आप 4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राइट में 3 है. अब राइट में 3 है, लेफ्ट में 1 है. अब मिडिल में आप कुछ भी कर लो ना, मिडिल में 2 ओम को 4 4 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है. लेफ्ट का 1 राइट के 3 ओम के बराबर हो ही नहीं सकता. 1 इज नॉट इक्वल टू 3. इसको आप सिमेट्रिकल बना ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो. इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है. तो हर वो नेटवर्क जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, आपके पास वो सिमेट्रिकल नहीं होगा. इसका मतलब किसी भी नेटवर्क को देख के अगर आपको लग रहा है कि उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इक्वल पार्ट्स में, वो सिमेट्रिकल नेटवर्क 100% होगा. और जिसको भी आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो एसिमेट्रिकल नेटवर्क होगा. दिस इज द एसिमेट्रिकल नेटवर्क. दुनिया का सबसे आसान नेटवर्क सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल नेटवर्क. अपने बेटे को भी अगर मैं सिखाऊं, 7 साल का है, कि देख भाई फिगर बराबर बराबर दिखना चाहिए, तो बोलेगा कि हाँ ये सिमेट्रिकल है करके, क्योंकि ये तो मिरर इमेज, ये तो मिरर इमेज है, इसलिए सिमेट्रिकल नेटवर्क है. बोला किसी को भी सिखा सकता हूं मैं बात तो. और जिस भी नेटवर्क को 2 में डिवाइड ना कर सको, अब ये 1 है, 3 है, कैसे सेम होगा. दुनिया की कोई ताकत इसको सेम नहीं कर सकती कि मैं बोलूं किसी को कि 2 में से कट कर देना और बराबर हो जाए, ऐसा कोई नहीं कर सकता. इसका मतलब है कि एसिमेट्रिकल नेटवर्क अगर लेफ्ट हैंड पोर्शन राइट हैंड पोर्शन के बराबर नहीं हुआ, दैट मीन्स मिरर इमेज नहीं हुआ, तो एसिमेट्रिकल होगा. किसी भी क्लास 1, क्लास 2, किसी भी क्लास 5 में पढ़ रहा हूं, उसको मैं समझा सकता हूं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल नेटवर्क, क्योंकि बहुत आसान सी चीज है, क्योंकि स्ट्रक्चर है. बोला स्ट्रक्चर है, बोला सिमेट्रिकल. और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो सिमेट्रिकल नेटवर्क होते हैं उसमें Z11 Z22 के बराबर होता है, और जो सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं होते उसमें Z11 Z22 के बराबर नहीं होता. हाँ, अलग बात है कि ये आपको डिराइव नहीं करना आपके पास कि हाउ Z12 इक्वल टू Z21 या Z11 इक्वल टू Z22. नहीं पूछता कोई, ES के कन्वेंशनल में भी नहीं पूछता, नहीं तो मैं करवा देता. कोई नहीं पूछता आपके पास कि प्रूव करो करके. हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं करवाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछते थे, यूनिवर्सिटी में करवाता था क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछते थे. बोला ES के कन्वेंशनल में भी कोई नहीं पूछा आपके पास. तो जब कोई पूछता नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती अभी टाइम पास करूँ और बताओ कि देखो मेरे को कितना आता है, नीड नहीं है. तो आप यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट होते तो प्रूव करता हाउ Z12 इक्वल टू Z21, हाउ Z11 इक्वल टू Z22. अभी नीड नहीं है, इसे बता दिया मैं आपको. तो मैं बोला कि जो नेटवर्क सिमेट्रिकल होंगे उसकी प्रॉपर्टी होगी Z11 इक्वल टू Z22 या Y11 इक्वल टू Y22. Z का स्टाइल Y का स्टाइल है, और जो रेसिप्रोकल होते हैं Z12 Z21 के बराबर होता है. इसलिए कोई ये नहीं देखता, इसलिए सब लोग ना ये देखते जो टेबल के अंदर लिखा है. किसी को अगर पूछा जाए कि रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो वो पैरामीटर देखता है, और पैरामीटर देख के वो बताता है इस चैप्टर को. अब देखेंगे आप इसको यूज कैसे करेंगे. आपके पास जितने लोग भी सिमेट्रिकल और रेसिप्रोसिटी की बात करते हो, सबको कंडीशन पता रहती है. इंडिया में जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करते, उन सबको ये कंडीशन पता रहती है. सबको, जितने भी अच्छे लोग होते, मतलब हजारों नहीं, मतलब टूवर्ड्स लाख उनके कंडीशन पता होती, लेकिन किसी को यूज करना नहीं आता. कैसे देखेंगे. तभी आपको समझ आया कि चलो
लेकिन आपको दोनों एग्जाम्पल में कॉमन चीज़ क्या लगी? दोनों एग्जाम्पल में कॉमन चीज़ लगी क्या? दोनों एग्जाम्पल में कॉमन चीज़ आपको ये लगी कि अच्छा दोनों ही रेसिप्रोकल नेटवर्क थे, दोनों ही रेसिप्रोकल नेटवर्क थे, बट एक सिमेट्रिकल था और एक नहीं था, एक सिमेट्रिकल था और एक नहीं था, ठीक है, एक सिमेट्रिकल था और एक नहीं था, ठीक, ओके। ये कंडीशन आप नोट कर लिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पास अगर जेड पैरामीटर, अगर रेसिप्रोकल्स जेड पैरामीटर सेटिस्फाइड करा तो वाई भी करेगा। जैसे अगर ये जेड है तो मेरे को पता है इसका वाई निकालना है, तो क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ जेड कितना हो गया? 15 - 4 मतलब 11। तो चलो वाई पैरामीटर निकाल लेते हैं। एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, 5 उधर गया तो 5/11 आ गया, और 3 आ गया तो 3/11 आ गया। ये -2 था तो -2/11 आ गया, और ये -2/11 आ गया। देखो y12 इक्वल टू y21 के बराबर आ गया, y11 y22 के बराबर नहीं है। मतलब अगर z11 z22 के बराबर नहीं है तो y11 y22 के बराबर नहीं होता है। z12 z21 के बराबर होता है तो y12 y21 के बराबर होता है, बेसिक एकदम। तो y12 का y21 के बराबर होना रेसिप्रोकल नेटवर्क है, और y11 का y22 के बराबर नहीं होना ए सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ASN। तो जस्ट आपको क्लियर रहे कि z का स्टाइल y का स्टाइल है, y का स्टाइल z का स्टाइल है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जस्ट ओके। तो ये मैं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सॉल्व किया बेसिक। अभी धीरे धीरे और समझ आएगा, अभी तो स्टोरी चालू की अपन। एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क, एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क, ऐसा एग्जाम्पल डाला, ऐसा हेडिंग डाल दिया, एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क, ओके। एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क में, एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क अगर है तो फर्स्ट जो आपके पास होता है वो टी नेटवर्क होता है। टी नेटवर्क बना रहा हूं मैं, देखते हैं ना अपन। एग्जाम्पल अपने इंक्लूड करते जा रहे हैं Z2, Z1 और Z3, याद है अपने को? ये पहला आपके पास एग्जाम्पल बनाया जो हम जानते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। इसका अगर मैं बोलूँ कि इंपेडेंस मैट्रिक्स कितना होता है, जेड मैट्रिक्स कितना होता है, तो आपको पता है कि Z1 + Z2, Z1 + Z2, Z1 Z1 और Z1 + Z3, ये जेड मैट्रिक्स से बोला। तो जेड मैट्रिक्स लिख दिया अपन, कोई भी एक लिखो बोला, जिसका जो इजीली अपने को पता रहता है उसका लिख दिए। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या दिख रहा पता आपको? Z12 = Z21, तो है कि नहीं रेसिप्रोकल नेटवर्क है। और अगर मैं बोलूँ कि Z11 Z22 के बराबर है क्या? नहीं है। देखो ना, Z1 + Z2 और Z1 + Z3, तो ए सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ए सिमेट्रिकल नेटवर्क है बोला। अगर ये दोनों सेम हो जाते, Z2 = Z3 हो जाता तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क हो जाता। तो कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी क्या हुआ इसके लिए, पहले वाले के लिए, टी नेटवर्क के लिए? कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी पता क्या हुआ? Z2 = Z3। अगर Z2 और Z3 सेम है तो फिर तो सिमेट्रिकल हम बना लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो बीच में से पैरेलल में डिवाइड कर लेंगे, अभी किया था मैं। तो जो बेसिक टी नेटवर्क होता है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। सिमेट्रिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों सेम होंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। देखो आपके पास Z2 Z3 तो ए सिमेट्रिकल है, लेकिन दोनों अगर सेम हो गए देखो आपके पास सिमेट्रिकल हो जाएगी। द फर्स्ट एग्जांपल, तो ऑल टी नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल नेटवर्क, ओके। सेकंड, पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क में आपके लिए एडमिटेंस फॉर्म में लिख के रखा था, जिसका वाई पैरामीटर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, YA, YB, YB और YC। ये YA, YB और YC, दिस वन, ये द पाई नेटवर्क, YA, YB और YC, YA, YB और YC दिख रहा है आपके पास, ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये अगर आपके पास पाई नेटवर्क है, YA, YB और YC, इसका Y पैरामीटर आपको पता था, याद है आपके पास Y पैरामीटर? हम सॉल्व कर चुके हैं। मैं बोला कि इसको बिल्कुल आप ध्यान दे सकते हो कि Y + YB है। ऐसा नहीं कि याद करना है, याद अपने आप रहना चाहिए, याद नहीं करना अपने को, दो चीज़ अलग अलग होती है। किसी चीज़ को याद करना बोलना है, तो किसी चीज़ को याद करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वो बेसिक चीज़ एकदम। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो यहाँ लिखता हूँ Y12 = Y21 = -YA, तो रेसिप्रोकल नेटवर्क है कि नहीं है। फिर बोलूँ कि देखो Y11 = Y22 है क्या? नहीं, ये तो एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो फिर सिमेट्रिकल नेटवर्क होने की कंडीशंस क्या है? कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क पता क्या है? YB शुड बी इक्वल टू द YC। अगर दोनों साइड के एडमिटेंस अगर सेम होगा तो सिमेट्रिकल भी हो जाएगा, यस। ये थर्ड एग्जाम्पल में
अगर मैं एक सीरीज में एक एलिमेंट ले लूँ, एक इंपेडेंस सीरीज में इंपेडेंस ले लूँ, अब इसका जेड पैरामीटर नहीं होता है, इसलिए जेड पैरामीटर मत बोलना। जेड पैरामीटर होता ही नहीं तो क्या टाइम पास करोगे, तो वाई लिख रहा हूँ मैं इसका। पता है इसका वाई का आंसर कितना था, 1/z -1/z -1/z और 1/z, ये आंसर है इसका। एक सिंगल सीरीज एलिमेंट का जिसका वाई पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, जेड एग्जिस्ट नहीं करता, तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से देखो, y12 इक्वल टू y21 है, इसका मतलब -1/z है। क्या रेसिप्रोकल नेटवर्क है? यस। फिर बोलूंगा y11 इक्वल टू y22 है, फिर बोलूंगा 1/z है, तो आप बोलोगे सर ये तो सिमेट्रिकल नेटवर्क भी है। क्यों ना हो, अगर ये 10 ओम है, अगर ये 10 ओम है, सिंगल सीरीज एलिमेंट 10 ओम है, तो क्या इस 10 ओम को सिमेट्रिकल नेटवर्क में डिवाइड नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। 2 5 और 5 ओम लगाऊंगा सीरीज में और डिवाइड हो गया बीच में से, बाइसेक्ट कर दूंगा, क्यों नहीं होगा सिमेट्रिकल नेटवर्क? 5 ओम वर्सेस 5 ओम, ये हो गया सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो एक सिंगल, सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक सिंगल सीरीज एलिमेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल भी होता है और सिमेट्रिकल भी होता है। सुनते रहना, स्टोरी है बस। एग्जाम्पल नंबर 4, अपने क्वेश्चन अपने पास में रखो, संभाल के रखो अपने क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके नहीं है, मेरे को पता है ऑलरेडी कि क्वेश्चन किसी के क्या होते हैं करके, इसलिए आप सुनते रहो स्टोरी। एक सिंगल संट एलिमेंट, एक सिंगल संट एलिमेंट जिसका इंपेडेंस जेड है, ये सिंगल संट एलिमेंट लिया, इसका वाई पैरामीटर नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि आप बोले कि सर इसका तो जेड नहीं होता, तो टाइम पास नहीं करना है, बोला हर वो बात नहीं करना है जो नहीं करना चाहिए अपने को। जैसे किसी को परेशान होना है तो कोई बोले सर जेड पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता, सर कैसे रेसिप्रोसिटी सिमेट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे? तो ये वो बात होती है कि बैल को जाके मार के चेक करना कि वो मारेगा कि नहीं आपको। ये कुछ लोगों ने आ बेल मुझे मार वाला, तो जबरदस्ती मारने का ट्राई कर रहे हैं। अब वॉल को अगर मारोगे जम के, तो एक आध बार जम के मारो, एकदम लगेगा जम के एकदम। ये आपके पास जेड है, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो इसमें वाई पैरामीटर नहीं होता, वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, बट जेड पैरामीटर होता है। और जेड पैरामीटर क्या होता है पता आपका? जेड 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 और जेड, ये जेड पैरामीटर होता है। और अगर ऐसा है तो Z12 इक्वल टू Z21, दैट मीन द रेसिप्रोकल नेटवर्क। Z11 इक्वल टू Z22, दैट मीन द सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो गुड एग्जांपल है आपके लिए। कितने अच्छे से यूज करूंगा, ये चैप्टर जब खत्म होते रहेगा ना, फिर आपको समझ आएगा कि मैं कैसे यूज करता हूं करके। इसलिए मैं बोला था कि जितना आपको आएगा उतना एक IIT के प्रोफेसर को ये चैप्टर आता होगा, बाकी चैप्टर में ऐसा बोलना मेरे लिए आसान नहीं है। ये आपके पास रेसिप्रोकल भी सिमेट्रिकल है, तो आपको समझ आ गया कि सिंगल सीरीज एलिमेंट रेसिप्रोकल भी होता है, सिमेट्रिकल भी होता है। सिंगल संट एलिमेंट रेसिप्रोकल भी होता है, सिमेट्रिकल भी होता है। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, चलने दो। फिफ्थ वन एकदम स्टार डाल देता हूं। फिफ्थ वन आपके पास स्टार डाल देता हूं, क्यों? क्योंकि मैं ले रहा हूं लैटिस नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क अपना वाला लैटिस नेटवर्क, हम तो कोई भी ले सकते, कल क्वेश्चन भी दिया था, याद होगा आपको, लैटिस नेटवर्क का। लेकिन मैं वो लैटिस नेटवर्क देख रहा है जिसके रिजल्ट अपन जानते हैं, जिसको कोई भी टेक्स्ट बुक वाले पसंद करते हैं, वो रिजल्ट जिसको सब लोग यूज करना चाहते हैं। बाकी तो चारों नंबर चेंज कर सकता हूँ, कल क्वेश्चन दिया था, याद होगा, डिटर्मिनेंट वाला। इसका इंपेडेंस मैट्रिक्स क्या होता है अगर मैं बोलूँ इसका इंपेडेंस मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे सर ZA प्लस ZB/2, यस, ZB माइनस ZA/2, फिर ZB माइनस ZA/2, फिर ZA प्लस ZB/2, दिस वन। ये इसका मतलब Z11 इक्वल टू Z22 होता है सर, तो मैं बोलूंगा यस ये सिमेट्रिकल होता है। सर Z12 इक्वल टू Z21 होता है, तो रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। आपके मन में चल रहा होगा फिर नॉन रेसिप्रोकल कौन होते हैं सर, सब तो रेसिप्रोकल हो गए। हाँ, तो आंसर दिया ही नहीं मैं आपको, अभी आंसर कहां दिया इस बात का, आप सोचते रहो बस। तो आपको अभी समझ आ रहा होगा सिमेट्रिकल वाला पार्ट, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल कौन होगा। फिर सिमेट्रिकल तो आपको समझ आ गया, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, बोला सिमेट्रिकल नेटवर्क है, Z11 Z22 के बराबर सिमेट्रिकल नेटवर्क है। रेसिप्रोकल भी है, Z12 Z21 के बराबर है। और हेडिंग डाला है एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क, तो ऑल नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल। ओके, सिमेट्रिकल ये है, यस, ये है, यस, ये है, यस, वो दोनों नहीं थे। टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क सिमेट्रिकल होने के लिए बराबर होना चाहिए लेफ्ट और राइट। तो कंडीशन क्रिएट किया मैं, बाद में कंडीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? सिंगल सीरीज एलिमेंट एक सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। 10 ओम को 2 5 में लिख सकते हैं। अगर ये 10 ओम है तो 2 20 डाल दूंगा, 20 पैरेलल विद 20 बीच में से काट दूंगा, तो 20 पैरेलल विद 20 बीच में से काट दूंगा, तो 20 और 20 अलग अलग दिखेंगे। हो गया सिमेट्रिकल नेटवर्क। ये लैटिस नेटवर्क सिमेट्रिकल होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। आज तक मैं बोला नहीं, अभी तक लैटिस बोलता था। आज के बाद जब भी मैं इसको बोलूंगा, आज के बाद जब भी मैं इसको बोलूंगा सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क बोलूंगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क बोलूंगा। तो अभी आपको एक बात तो समझ आ गई कि अगर मैं आपको एक फिगर दूं और मैं बोलूं, अगर मैं आपको फिगर दूं और मैं बोलूं आपको कि सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो मेरे को पता है क्या बता दोगे। अभी आप सोच रहे होंगे रेसिप्रोसिटी के बारे में, पता है मेरे को ये बात,
अभी आप सोच रहे होंगे रेसिप्रोसिटी के बारे में, आपको लग रहा होगा सिमेट्रिकल तो बता देंगे, अब सिमेट्रिकल तो बता देंगे। तो ठीक है, 5 एग्जाम्पल नोट किया बोला। अगर आप नोट कर लिए तो लिखो बोला, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में क्या है, एक क्वेश्चन अपन लिए थे, अगर आपको याद होगा, एक क्वेश्चन अपन लिए थे, ऐसा रैंडमली एक क्वेश्चन लिए थे। एक 1 ओम था, एक 2 ओम था, मेरे को लगता है 3 ओम होगा एक, अपनी कॉपी में जाके देखो, एक 1 ओम होगा, ये 1 ओम है, अपनी कॉपी में जाके देखोगे तो ये देखो 2 ओम। ये यही वाला एग्जांपल था, एक लैडर स्ट्रक्चर था आपके पास, एक लैडर स्ट्रक्चर था, लैडर स्ट्रक्चर था। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो इस फिगर में देखो, ये फिगर आपको क्या लग रहा है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? फिगर क्या लग रहा है बोला, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? देखो ध्यान से, मेरे को बताओ 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे यार, 2 पार्ट्स में कैसे कोई डिवाइड करेगा बताओ? ऐसे दुनिया की कैसी ताकत होगी कि इसको 2 पार्ट्स में कोई डिवाइड कर दे? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर आप बोल रहे हो सिमेट्रिकल, करो बेटा, करो इसको 2 में डिवाइड करो, करो इसको 3 को 1.5 और 1.5 लो और काटो बीच में से, कैसे सेम दिख गया आपको? जितने लोग सिमेट्रिकल बोल रहे हैं ना, उसको काटो बीच में से, 1.5 और 1.5 करोगे ना, करो 1.5 और 1.5 और काटो बीच में से, कैसे आपको दिख गया कि सिमेट्रिकल लेकर के? गजब कर देते हो एकदम। ये 1 है, वो 2 है, कैसे सेम हो जाएंगे? ये 1 और वो 2 है, इसका कॉर्नर 1 है, उसका कॉर्नर 2 है, कैसे सेम कर दोगे? इसके पास में 2 है, उसके पास में 1 है। ये 1 और 1 नहीं है, ये 2 और 2 नहीं है, बीच का 3 ओम प्रॉब्लम थोड़ी कर रहा है, ये 2 और वो 1 है, कैसे सिमेट्रिकल हो जाएगा भाई? तो एसिमेट्रिकल है बोला, एसिमेट्रिकल नेटवर्क है बोला, एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में जाके देखो बोला, अपनी कॉपी में जाके देखो, इसका जेड पैरा, इसका आपके पास हम फाइंड आउट किए थे बोला, जेड पैरामीटर फाइंड आउट किए थे। देखो सेम क्वेश्चन है, इसका जेड पैरामीटर क्या आया था फ्रॉम योर कॉपी? Z11 बताओ बोला, Z11 3 + 1 4 है, 4 पैरेलल 2 है, तो 8/6 4/3 4/3 + 1 7/3 ओम था पहला वाला नंबर। Z22 में ये ओपन सर्किट था, 2 + 3 5 था, 5 पैरेलल विथ 1 5/6 5/6 ना 5/6 सीरीज विथ 2, तो 5/6 सीरीज विथ 2, तो 5/6 + 2 तो 12 + 5 17/6, ये 17/6 था क्या आपके पास? चेक करो। तो पहला नंबर आपके पास 7/3 था, फिर 1/3 1/3 था। देखो ध्यान से, 1/3 और 1/3 दो तो मैं निकाल लिया। आप अपनी कॉपी में देखो, उससे पहले तो मैं ही निकाल दिया बोला, आप अपनी कॉपी में देखो, उससे पहले मैं ही निकाल दिया हूं। तो आप ध्यान से देखो कि ये पता चला किसी को, लिख दो फ्रॉम कॉपी करके, फ्रॉम कॉपी, नहीं तो किसी को लगेगा कि मैजिक कैसे हुआ। पता चला कोई हमारे फोटो कॉपी करवा रहा है, हमारी फोटो कॉपी करवा रहा है हमारे नोट्स की, और उसको समझ ही नहीं आया कि ये मैजिक कैसे हुआ यार, ऐसा कैसे सर पढ़ाते हैं कि मैजिक ही है करके, जबकि कुछ मैजिक नहीं है। अपनी कॉपी से हम देखे, ध्यान से देखो, Z11 Z12 Z21 के बराबर है कि नहीं, Z12 Z21 के बराबर है कि नहीं? तो Z12 देखो Z21 के बराबर है, तो देखो क्या हुआ, रेसिप्रोकल नेटवर्क, मस्त है। और Z11 Z22 के बराबर हुआ क्या? नहीं भाई, हम तो पहले बता दिए थे एसिमेट्रिकल नेटवर्क, हम तो पहले बता दिए थे एसिमेट्रिकल नेटवर्क। 6 एग्जाम्पल ये सबके सब रेसिप्रोकल नेटवर्क थे। ये लैडर नेटवर्क है, रजिस्टिव लैडर नेटवर्क है। अगर कोई बोले कि फिगर क्या है, कितना भी बड़ा फिगर हो सकता है, इससे बड़ा फिगर एग्जाम वाले सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन कितना भी बड़ा फिगर हो सकता है, रजिस्टिव लैडर नेटवर्क, रजिस्टिव लैडर नेटवर्क। ओके चलो ठीक है। तो अपने पास 6 एग्जाम्पल है जो कि रेसिप्रोकल नेटवर्क है, 6 एग्जाम्पल है जो कि ये आपके पास। अगर मैं बोलूँ, देखो आपके पास अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं बोल रहा था कि ये देखो एक टी नेटवर्क है, टी नेटवर्क अगर आपके पास है, और ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, और ये इंडक्टर है, ये 2 हेनरी, ये 2 हेनरी और ये 3 फैरेड, 2 हेनरी 2 हेनरी 3 फैरेड, दिख रहा है आपके पास? इसको इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, यस, 2 हेनरी और 2 हेनरी सेम है, तो पता है 2s हो गया। एक्चुअली ये टी नेटवर्क ही है, जिसको अलग से मैं ले लिया, और 3 फैरेड मतलब 1/3s है। पता है जेड मैट्रिक्स क्या होगा इसका? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ये, बट ठीक है, एलसी नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। 2s प्लस 1/3s, फिर 1/3s, फिर 1/3s, और लास्ट वाले में दोनों को ऐड करो, 2s + 1/3s, दैट मीन्स
Z11 इक्वल टू Z22 और Z12 इक्वल टू Z21, ये रेसिप्रोकल नेटवर्क, यस। सिमेट्रिकल नेटवर्क, यस। ये देखो ध्यान से, रेसिप्रोकल नेटवर्क और सिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसा बनाया मैं, तो परफेक्ट फिगर था आपके पास। क्यों? मैं बोला था कि ये आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क होता ही है, बट ये और ये दोनों इंपीडेंस सेम हो जाए, दोनों की इंपीडेंस सेम है। अगर लेफ्ट और राइट का इंपीडेंस सेम हो गया तो सिमेट्रिकल भी होगा। टी नेटवर्क यार, टी नेटवर्क। अरे इक्विपोटेंशियल और सिमेट्रिकल नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं यार, इक्विपोटेंशियल और सिमेट्रिकल नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अपन कुछ कुछ एग्जांपल नोट करते जा रहे हैं, बोला दिस वन। तो 7 एग्जांपल अपन नोट किए जैसे दिख रहा है आपके पास। इंडिविजुअल से कुछ नहीं करना रहता है, बोला इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता। एक नेटवर्क है, अलग अलग नेटवर्क की बात नहीं कर रहे कि ये नेटवर्क वो नेटवर्क, उसके अंदर की बात नहीं कर रहे, कंप्लीट नेटवर्क। इफ यू डिवाइडेड 3 into 1 and 2 and the 2 networks are individually symmetrical, ऐसा कोई बात नहीं होती, बोला। वी डोंट डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग कि एक नेटवर्क है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब ये इंडिविजुअल सिमेट्रिकल है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती, बोला। ठीक है, अभी अपने पास अभी भी अपने माइंड में क्वेश्चन चलते रहना चाहिए कि सब तो रेसिप्रोकल आ रहे, 7 एग्जाम्पल ले लिए, सबके सब रेसिप्रोकल आए, सबके सब जो नेटवर्क लिए रेसिप्रोकल नेटवर्क आए करके। की पॉइंट लिखेंगे, की पॉइंट, ऑल रजिस्ट्री नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल नेटवर्क। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला, ऑल बेसिक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल नेटवर्क। इसलिए बोला क्योंकि एल और सी मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। ऑल बेसिक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल नेटवर्क। ऑल बेसिक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आर all basic complex networks are reciprocal network. All basic complex networks are reciprocal network. 2 पॉइंट लिखवाया मैं, दो लिखवाया, बोला क्या बोला मैं, all registry networks are reciprocal network, all basic complex networks are reciprocal network। इसका मतलब जितने भी बेसिक, दैट मीन्स जितने भी बेसिक नेटवर्क होते हैं सब रेसिप्रोकल नेटवर्क होते हैं। मस्त बात है एकदम ये। फिर आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर को सबसे अच्छी तरीके से मैं यूज करता हूं, बोला, इसलिए मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में। अब मैं बोला कि हर बेसिक नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है, इसलिए मैं सब एग्जांपल लेते जा रहा हूं और सब आपको दिखते जा रहा है कि अरे ये सब तो रेसिप्रोकल ही आते जा रहे हैं, सब में Z12 Z21 के बराबर या Y12 Y21 के बराबर। ऑल बेसिक रजिस्ट्री नेटवर्क, चाहे कितना भी बड़ा फिगर हो। तो पता है मैं एडवांटेज कैसे लेता, मेरे को पहले से पता है कि Z12 Z21 के बराबर आएगा, तो मैं एक निकालूंगा, दूसरा मेरे को पता होता है, मेरे को तो पता होगा कि ना Z12 Z21 के बराबर होगा, तो मैं एक निकालता हूं, मैं एडवांटेज लेता हूं, बोला। मेरे सोचने का तरीका यही से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ाते जा रहा हूं, तो अभी हम धीरे धीरे डेवलप करते जा रहे हैं। तो क्या है इस चैप्टर में, बाकी जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के टीचर हैं, सब लोग ना रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी की बात तब करते हैं नॉर्मली जब कोई पूछता है। कोई पूछेगा रेसिप्रोकल है क्या, तो फिर आता है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं आता लोगों को, तब लोग बात करना चालू करते। सिमेट्रिसिटी की कोई बात करेगा तब बात करते, बिना बोले कोई सोचे ऐसा कोई नहीं करता। कोई बोला ही नहीं रेसिप्रोसिटी, कोई बोला ही नहीं सिमेट्रिसिटी, फिर कोई बात नहीं करता, फिर किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे को बहुत मतलब होता है। तो मेरा थॉट ना, जब भी मैं 2 पोर्ट नेटवर्क के चैप्टर को पहले देखता हूं, तो मेरा थॉट का पहला स्टेप ही रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल नेटवर्क है मेरे थॉट का। इसलिए मेरा थॉट इस चैप्टर का स्ट्रॉन्ग है एकदम, क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे स्टार्ट करते हैं करके। आप चाहते हो ना कि कल एग्जाम का क्वेश्चन आए और आप ऐसे मजाक में उड़ा दो उस क्वेश्चन को, तो उसके लिए आपका थॉट डिफरेंट होना होगा कंपेयर टू अदर्स। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो बोला कि फाइंड Z पैरामीटर, तो सबसे पहले मैं सॉल्व नहीं करूंगा, नो नो नो, मैं देखा तो रजिस्ट्री नेटवर्क है, मेरे सोचने का तरीका बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, ये रजिस्ट्री नेटवर्क है। फिर मैं देखा कि मैं से पूछा Z पैरामीटर, तो चारों पैरामीटर पूछ लिए, तो मैं पहले चारों ऑप्शन देखूंगा और देखूंगा Z12 Z21 किस किस में है, और अगर किसी एक ऑप्शन में होगा और बाकी 3 में नहीं होगा, आंसर, क्वेश्चन खत्म, मेरा स्टॉप क्वेश्चन। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आईटी वाले इस पॉइंट को मिस करते हैं। कैसे मिस करते हैं? तभी तो मैं तो आंसर वैसे दे देता हूं, बोला जितने भी क्वेश्चन इतने फ्रेम किए 2020 इंक्लूडिंग 2020 98 से लेके अभी तक 30 साल की स्टोरी में अभी तक क्या चीज़ इग्नोर करते हो दिखेगा आपके पास। वो लोग ना बहुत फोकस नहीं करते कि ये फिगर रेसिप्रोकल है, नहीं करते फोकस। अब वो फोकस नहीं करते तो अच्छी बात है यार, हमको पता है रेसिप्रोकल है, तो Z12 Z21 के बराबर होगा। तो मैं सॉल्व क्यों करूंगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं पहले देखूंगा ना। और यकीन मानिए, यकीन से बोल रहा हूं मैं कि
वो ऐसा भी नहीं करते कि 4 में से 2 ऑप्शन में Z12 Z21 के बराबर है, पता आपको, जो थोड़े से बड़े फिगर होते हैं। तो जब वो फोकस नहीं करेंगे और वो केयर नहीं करेंगे तो यार अपन तो बस सॉल्व ही नहीं करेंगे। हमको तो पता है ऑल रजिस्ट्री नेटवर्क आर रेसिप्रोकल नेटवर्क, तो कि जितना बड़ा फिगर बना देगा उतनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग सॉल्व करेंगे, अपन तो ढूंढेंगे Z12 Z21 के बराबर है कि नहीं, किस में Z12, अगर वो पूछेंगे Z निकालो, अगर Y बोलेंगे तो Y12 Y21 के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यही से स्टार्ट करता हूं बोला, सबसे पहले यही से स्टार्ट करता हूं बोला। बेसिक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट मीन द आरएलसी नेटवर्क, बेसिक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट मीन द आरएलसी नेटवर्क जिसमें एल होगा सी होगा, जैसे थोड़ी देर पहले लिया था मैं इंडक्टर कैपेसिटर, इसलिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बोल दिया। कॉम्प्लेक्स मतलब यार जिसमें जे आता है, जे 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 दैट मीन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अलग बात है एसी एनालिसिस में हम यूज करते हैं, हमको क्या करना है एसी एनालिसिस का, यहाँ पे हम तो 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मतलब कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, नेटवर्क में 3 ही एलिमेंट होते हैं, आर एल सी, इंडक्टर में जे ओमेगा एल होता, प्योर इमेजनरी वैल्यू, कैपेसिटर 1 जे ओमेगा सी होता, प्योर इमेजनरी वैल्यू, रजिस्टर प्योर नंबर होता है, रियल नंबर। जब रजिस्टर और इंडक्टर ये सब मिल जाते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 में ऐसे आगे बढ़ रहा हूं बोला, मैं किसी को बोलूं कि बताओ, क्या बताओ, 1/2 ओम ये 2 ओम -2 प्लस ये 1/2 ओम 2V1 ये V2 ये I2 ये V1 ये I1। अभी सॉल्व नहीं कर रहे अपन, बस मेरे को बताना है कि आपको क्या लगता है सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा कि नहीं, क्या फील क्या लगता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल नेटवर्क। देखो क्या होता है आपके पास, देखने से आपको दिखेगा कि ये 1/2 ओम है, इधर भी 1/2 ओम है, इस 2 ओम को 1 ओम लिख सकते हैं, इस 2V1 को, इस 2V1 को V1 और V1 लिख सकते हैं, दो वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं, V1 2 ओम को 1 ओम 1 और बीच में से बाइसेक्ट नहीं कर सकते क्या अपन, बीच में से बाइसेक्ट नहीं कर सकते बोला। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते बताओ, क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? अब देखना ध्यान से, देखना, ठीक है, अब देखते जाना ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि एक डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क आया बोला, डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क आया, और आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ कि इस पर नोड लगाओ तो आप नोड लगा सकते हो। अब तो आपको अच्छा आइडिया हो गया, धीरे धीरे हम अपने आइडिया को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। नहीं, आप मेरे को बताना, मैं नोट लगा रहा हूँ, I1 इक्वल टू लिख रहा हूँ -I1 एक्चुअली, तो I1 इक्वल टू लिखना चालू किया, क्या V1/1/2, ठीक है, V1/1/2 V1 प्लस 2V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, तो I1 की वैल्यू कितना आ गया, ये V1 3V1, तो ये आ गया 2V1 प्लस ये 3V1/2 और माइनस V2/2, तो I1 की वैल्यू कितना आ गया देखो ध्यान से, 2 2 4 7, 7/2V1 माइनस V2/2, ये तो Y11 की वैल्यू कितना आ रहा है पता है, Y11 की वैल्यू 7/2 ओम इनवर्स, Y12 की वैल्यू -1/2 ओम इनवर्स, ये। और I2 की अगर मैं बात करूं तो देखो I2 इक्वल टू क्या आपके पास V2/1/2, V2/1/2 और V2 माइनस 2V1 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, तो I2 इक्वल टू ये 2V2 प्लस V2/2 और ये माइनस 3/2 V1, ये तो I2 की वैल्यू 2 4 5/2 V2 माइनस 3/2 V1, पता Y21 की वैल्यू -3/2 आ गया और Y22 की वैल्यू 5/2 आ गया। तो अगर आप एडमिटेंस मैट्रिक्स अगर इसका लिख रहे, बीच में लिख रहा हूँ मैं एडमिटेंस मैट्रिक्स इस वाले का, तो पता Y11 की वैल्यू कितना आ गया 7/2, Y12 की वैल्यू -1/2
y21 की वैल्यू -3/2 और y22 की वैल्यू 5/2। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो y11 इज नॉट इक्वल टू y22, दैट मीन्स एसिमेट्रिकल नेटवर्क, और y12 इज नॉट इक्वल टू y21, दैट मीन्स नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क। देखो ध्यान से, अभी तक आपके पास रेसिप्रोकल नेटवर्क थे, अगला एग्जाम्पल में गया तो 7 एग्जाम्पल तो रेसिप्रोकल के थे और 8वें में चला गया तो ये नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क निकल गया। ये देखो नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क। अब देखो की पॉइंट आपके पास कि डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क्स आर नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क्स। डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क्स आर नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क। डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क्स आर नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास लिख सकते हैं मोस्टली all dependent source networks are non-reciprocal and asymmetrical. Mostly all dependent source networks are non-reciprocal and asymmetrical network. Non-reciprocal and asymmetrical network. मोस्टली इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, किसी भी बुक का क्वेश्चन देखोगे, जितने भी डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क रहेंगे नॉन रेसिप्रोकल रहेगा और एसिमेट्रिकल नेटवर्क रहेगा। लेकिन प्लान करके मैं किसी डिपेंडेंट सोर्स को बना भी सकता हूँ कुछ ना कुछ फॉर्म में, तो वो समझ आएगा आपको। लेकिन उसके लिए प्लान करना होगा मेरे को प्लान करना होगा। तो किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। बेसिक जितने भी नेटवर्क्स होते हैं आपके पास, बेसिक जितने भी डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क होते हैं वो नॉन रेसिप्रोकल एंड एसिमेट्रिकल होते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसको सर 2 में क्यों नहीं डिवाइड किया जा सकता? सर बस ये बताओ आप, इसको सर 2 में डिवाइड क्यों नहीं किया जा सकता? तो मैं बोलूँगा हाँ कर सकते, देखो करो 2 में डिवाइड कर लेते। इसको 1 ओम लिख लेते हैं, इसको 1 ओम कर लेते, इसको -2 प्लस है, इसको V1 लिख लेते, इसको 1 ओम लिख लेते, फिर इसको V1 लिख लेते हैं और इसको 1 ओम लिख लेते। लिख लिए भाई, हो गया। सीरीज में 2 ओम है और ये -2 V1 है। चलो 2 में से डिवाइड कर दो, कर दिए 2 में डिवाइड। ये 1/2 ओम है, ये भी 1/2 ओम है, सही बात है। ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये भी V1 है, ये भी V1। लेकिन जब आप यहां से सीन करते हो ना इस साइड से, तो ये प्लस होता है आपके पास पहले और ये माइनस होता है। फिर जब यहां से सीन करते हो तो पहले माइनस और प्लस होता है, तो सिमेट्रिकल हुआ ही नहीं है। फर्स्ट प्लस देन माइनस, यहां पे फर्स्ट माइनस देन प्लस, तो ये मिरर इमेज हुआ ही नहीं। देखने में दूर से सेम लग रहा है लेकिन मिरर इमेज नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल टू राइट हैंड पोर्शन नहीं हुआ। और अगर उधर +2 माइनस हो, इधर भी +2 माइनस होता तो 0 हो जाएगा। फिर तो वोल्टेज सोर्स रहेगा ही नहीं। और अगर ये भी +2 माइनस हो गया तो ये वोल्टेज सोर्स नहीं, और अगर ये वोल्टेज सोर्स नहीं है फिर ये सिमेट्रिकल तो है यार। और अगर वोल्टेज सोर्स है +2 माइनस और ये -2 प्लस, तभी तो -2 + 2V1 होगा। इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकते। बहुत ध्यान से देखो, सीन वाइज बाइसेक्ट करने के बाद सीन वाइज देखो, अपनी जगह से नहीं। यहां से खड़े होकर इधर देखो, यहां से खड़े होकर इधर देखो। मिरर इमेज का मतलब पता होना चाहिए आपको। अगर ये प्लस है तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए इन मिरर इमेज, तो नहीं है। तो जो बेसिक हम 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर बात करते हैं, आपके पास 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर डिपेंडेंट सोर्स होगा या तो फिर रजिस्ट्री नेटवर्क होगा। इंडिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क की बात नहीं होती। इंडिपेंडेंट सोर्स हम तब देते हैं जब हमको कोई ब्रांच का वोल्टेज करंट निकालना होता है। बोला जब हमको कोई ब्रांच का वोल्टेज करंट निकालना होता है तब हम देखते हैं। बोला हमको कोई ब्रांच का वोल्टेज करंट निकालना नहीं होता। यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक नेटवर्क के अंदर में सर एक इंडिपेंडेंट सोर्स बीच में डाल दो सर 3 वोल्ट का 4 वोल्ट का। ये सब नहीं होता आपके पास, ये सब नहीं होता। बोला आपके पास आप फाइंड आउट कर रहे 2 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स, या तो सिर्फ रजिस्टर होंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर होंगे, या फिर डिपेंडेंट सोर्स के साथ कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा इंडिपेंडेंट सोर्स डाल के 3 वोल्ट डाल दिए और बोले कि ये निकालो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। बोला सोचना एक बार। हाँ, ये समझ आया सब लोग को एकदम अच्छे से। तो इतने एग्जाम्पल लिया मैं, इतने एग्जाम्पल में लिया। बोला अभी देखो आपके पास, अभी देखना ध्यान से कि अभी हम लोग पूरा रेसिप्रोसिटी के बारे में बात किए, सिमेट्रिसिटी के बारे में बात किए, बड़ा अच्छा एक डिटेल का डिस्कशन कर लिए। अब ये तो जानना होता है, ये तो जानना होता है कि रेसिप्रोसिटी आप सीख गए, सिमेट्रिसिटी आप सीख गए, रेसिप्रोसिटी आप सीख गए, सिमेट्रिसिटी आप सीख गए। और रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी अगर आप सीख गए तो अब इसको यूज करना भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपको रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी आई है और आपको कंडीशन पता हो रही है, पूरे इंडिया को पता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे देखते हैं।
रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी वाइज लोग चीज़ों को कैसे लेते हैं बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये देखेंगे अपन एकदम अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक दो पैरामीटर के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। अब क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड, स्मॉल एच पैरामीटर। एच पैरामीटर में आ रहा हूं मैं, बोला एच पैरामीटर। तो एच पैरामीटर जो होता है वो हाइब्रिड पैरामीटर होता है, और जैसे आप हाइब्रिड बोलते हो तो हाइब्रिड मतलब मिक्स। हाइब्रिड पैरामीटर, मिक्स पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, मिक्स पैरामीटर। एच पैरामीटर, H parameter is used for analysis of H parameter is used for analysis of low frequency BJT amplifier. H parameter is used for analysis of low frequency BJT amplifier. Low frequency BJT amplifier. तो क्या बोला मैं, H parameter is used for analysis of low frequency BJT amplifier. एक लो फ्रिक्वेंसी बीजेटी एम्पलीफायर को हैंडल करने के लिए हम एच पैरामीटर हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं, जैसा आप जानते हो एनालॉग सर्किट में, अगर आप पढ़े होंगे या मैं से पढ़े होंगे तो। ठीक है, अब एच पैरामीटर हम नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, बोला एच पैरामीटर नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तो इन जनरली एनालॉग सर्किट जितने लोग में से पढ़े हो तो एच पैरामीटर जानते ही है, हाइब्रिड मॉडल के बारे में जानते हैं। तो एच पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो पता है इनपुट इक्वेशंस क्या होता है। इनपुट इक्वेशन, जो इनपुट इक्वेशंस होता है वो होता है V1 इक्वल टू H11I1 प्लस H12 V2। इसको आप बोल सकते हो इनपुट KVL, इसको आप बोल सकते हो इनपुट KVL। सेकेंड जो आउटपुट का इक्वेशन होता है यो, वो आपके पास होता है I2 इक्वल टू S21I1 प्लस S22 V2। एक चीज ध्यान रखो कि I1 के नीचे I1 आएगा और V2 के नीचे V2 आएगा ही, बस I2 का इक्वेशन इसलिए आउटपुट KCL, आउटपुट KCL। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं आपके पास कि क्या क्या आप लिख रहे हो, तो एक इनपुट KVL एक आउटपुट KCL है। इनपुट KVL जो है वो जेड पैरामीटर मॉडल समान होता है। अगर मैं देखूं आपके पास तो जेड पैरामीटर का स्टाइल फॉलो करता है, ये स्टाइल है, आपको पता होना चाहिए जेड पैरामीटर स्टाइल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाई पैरामीटर स्टाइल है, ये वाई पैरामीटर स्टाइल है बोला, तो एकदम क्लियर होना चाहिए एक जेड पैरामीटर का स्टाइल, एक वाई पैरामीटर का स्टाइल है, क्योंकि एक वोल्टेज एक करंट है। तो चलो वोल्टेज वाला लिखता हूँ, इनपुट KVL लिखता हूँ। तो देखो इनपुट KVL जेड, ये आपके पास ये जो स्टाइल है ना, जेड पैरामीटर मॉडल इंपेडेंस मॉडल का स्टाइल था, ये इंपेडेंस मॉडल का स्टाइल था, हो गया ये इंपेडेंस मॉडल का स्टाइल था। एक वोल्टेज, एक करंट, एक H11 और ये I1 हो गया, H12 V2 हो गया, लगा लो KVL वही आ जाएगा। बट सेकेंड वाला जो है वो है वाई पैरामीटर के स्टाइल वाला। वाई पैरामीटर का स्टाइल ये होता था, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स होता था, ये S21I1, ये S21I1 और S22 एडमिटेंस एक्चुअली, ये देखो ये V2, ये I2, ये वाई पैरामीटर मॉडल का स्टाइल हुआ, ये जेड पैरामीटर मॉडल का स्टाइल हुआ। तो इसका इनपुट मॉडल स्टाइल जेड पैरामीटर मॉडल है, आउटपुट स्टाइल वाई पैरामीटर मॉडल है, इसलिए इसको मिक्स पैरामीटर, एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल बन गया, इसी को एच पैरामीटर मॉडल बोलते हैं। बोलो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये क्या है पता है आपके पास, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, प्लस ये क्या पता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अगर ध्यान देखा जाए तो ये क्या पता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, दिस वन। इसका मतलब एच पैरामीटर जो मॉडल होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स प्लस करंट कंट्रोल करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन होता है बोला। इसके बाद दो डिपेंडेंट सोर्स, एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इनपुट करंट कंट्रोल करता है उस वाले सोर्स को, इस वाले को आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन होता है एच पैरामीटर मॉडल, दिस वन। देखो ध्यान से, तो आपको पता चल गया कि एच पैरामीटर मॉडल जेड पैरामीटर स्टाइल और वाई पैरामीटर के स्टाइल का कॉम्बिनेशन एक्चुअली। तो अगर आप जेड जानते हो वाई जानते हो तो एच पैरामीटर मॉडल है। लेफ्ट वाला का जो स्टाइल है, लेफ्ट वाले का जो स्टाइल है आपके पास, लेफ्ट वाले का जो स्टाइल है वो
जेड पैरामीटर मॉडल है, वाई और राइट वाला जो स्टाइल है वो वाई पैरामीटर मॉडल की स्टाइल है। आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, कॉपी के पेज मत पलटना, कॉपी जैसी है वहीं पे उसी जगह पे हो, पेज मत पलटना, कोई भी याद रखना। चलो बताओ कि जेड पैरामीटर मॉडल में क्या डिपेंडेंट सोर्स होता है, बताओ जेड पैरामीटर मॉडल में क्या डिपेंडेंट सोर्स होता है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। 4 डिपेंडेंट सोर्स में से जेड पैरामीटर मॉडल किसका एग्जांपल है? कॉपी के पेज मत पलटना, क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, या तो आंसर ही मत दो। तो कॉपी के बिना पेजेस के पलटे आपके पास, मैं जैसे पूछा कि जेड पैरामीटर किसका मॉडल होता है, आपके पास किसका मॉडल होता है जेड पैरामीटर। चलो बहुत सारे लोग आंसर बता दिए, बोला बहुत सारे लोग आंसर बता दिए। चलो जितने लोग आंसर बता दिए वो लोग बताओ वाई पैरामीटर मॉडल किसका एग्जांपल होता है? पेज पलटना दिए, आंसर मैं देख रहा हूं सब लोग के। वाई पैरामीटर मॉडल किसका आंसर होता है बताओ? वाई पैरामीटर मॉडल किसका आंसर होता है बताओ? वाई पैरामीटर मॉडल। जो लोग आंसर दे दिए वो वाई पैरामीटर मॉडल का आंसर देंगे, बोला वाई पैरामीटर मॉडल। इतना बेसिक सा चीज में क्वेश्चन किया आपके पास, पता है इतना बेसिक सा क्वेश्चन किया। कुछ लोग बोले याद नहीं आ रहा, पीछे पेज नहीं पलटाना है। मैं बोल रहा हूं जेड पैरामीटर मॉडल किसका आपके पास एग्जांपल है? तो ये देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। कुछ लोग आंसर दिए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। पता है आपके पास 2 टाइप के आंसर आए मेरे पास। कुछ लोग दिए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, कुछ लोग दिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। जितने लोग भी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स दिए उनका आंसर सही है, जितने लोग भी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स आंसर दिए उनका गलत है। वो क्यों आंसर दिए पता है? इसको देख के दिए, क्योंकि ये जेड पैरामीटर मॉडल के स्टाइल का है, स्टाइल का है, बट इसमें करंट कंट्रोल करता था, इसमें वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। स्टाइल है, केवीएल का स्टाइल वैसा है, ये नहीं होता जेड पैरामीटर मॉडल। करंट, अरे ओपन सर्किट पैरामीटर होता है, जेड पैरामीटर करंट कंट्रोल करता है। वैसे वाई पैरामीटर मॉडल का जब मैं पूछा तो वाई पैरामीटर मॉडल का लोग बोलना चालू किए इसको देख के करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसको देख के बोलना चालू किए, जबकि ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का एग्जांपल होता था आपके पास। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स एग्जांपल होता था, ये गलत है आपके पास, इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते थे। तो इसको देख के अगर आप बोल रहे हो कि वाई पैरामीटर करंट कंट्रोल करंट सोर्स, आप गलत सोच रहे हो। इसको देख के अगर जेड पैरामीटर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोल रहे हो, अगेन गलत सोच रहे हो। इसलिए मैं आपको कॉपी पलटाने के लिए मना किया था। और बहुत सारे जो गलत वाले उसमें ज्यादा लोग हैं, गलत वाले में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, तो ज्यादा आपको परेशान करना आसान है मेरे लिए। इसको देख के आंसर दिए थे बहुत सारे लोग, इसको देख के, क्योंकि मैं जानबूझ के पूछा ही था, क्योंकि मैं बड़े अच्छे से बोला देखो ये जेड पैरामीटर का स्टाइल है, वाई पैरामीटर का स्टाइल है। तो ऐसा बोलने से आप कॉपी कर दिए डिपेंडेंट सोर्स को भी। स्टाइल है यार, स्टाइल। एक वोल्टेज सोर्स के बाजू में रेजिस्टेंस, दैट मीन द जेड पैरामीटर स्टाइल। एक करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, वाई पैरामीटर स्टाइल। इसका मतलब ये नहीं कि डिपेंडेंट सोर्स का वो स्टाइल होगा, डिपेंडेंट सोर्स का वो फॉर्म होगा, इसका मतलब नहीं है। जेड पैरामीटर ओपन सर्किट पैरामीटर होता है, करंट कंट्रोल करते हैं जेड पैरामीटर में। वाई पैरामीटर शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होता है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज के कारण डिपेंडेंसी आती है वाई पैरामीटर में, और जेड पैरामीटर में इनपुट में आउटपुट करंट कंट्रोल करता है, आउटपुट में इनपुट करंट कंट्रोल करता है। इसलिए जेड पैरामीटर जो होते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं, क्योंकि करंट कंट्रोल करता है, और वाई पैरामीटर में वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो ओपन और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर का मीनिंग भी तो समझना है यार। चलो आपके पास ये एच पैरामीटर मॉडल के बारे में बात चालू हुई। एच पैरामीटर दैट मीन द हाइब्रिड पैरामीटर। अगर मैं बोलूं ध्यान से कि V1 फंक्शन ऑफ I1 कॉमा V2 है, ठीक है बात। I2 फंक्शन ऑफ I1 कॉमा V2 है, ओके। पता आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल I1 कॉमा V2 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? V1 कॉमा I2 है। ये फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ key point, for existence of H parameter, for existence of H parameter, I1 and V2 should be independent from each other. Sorry, I1 ये V1 और आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा था? I1 और V2 ना, ये V1 डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है ना भाई, अलग अलग लिख दिया मैं, सॉरी। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 V2 और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके ठीक है। कंडीशन फॉर एच पैरामीटर में क्या लिख रहे हैं आपके पास? यह सिंपल की पॉइंट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एच पैरामीटर, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एच पैरामीटर I1 and V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। I1 and V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। I1 and V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। I1 and V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक बात। इसका मतलब हुआ कि ऐसे नेटवर्क, if लिख देता हूं, if I1 फंक्शन ऑफ ओनली V2 और V2 फंक्शन ऑफ ओनली I1, H पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, H पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखेंगे ऐसी कौन सी जगह होती होगी जहां पे डिपेंडेंट बनते होंगे, और ऐसी कौन सी जगह होती होगी जहां पे H पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता होगा।
बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि एच पैरामीटर एग्जिस्ट कहाँ नहीं करता होगा, ठीक है। तो लिख दिया अपन कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एच पैरामीटर I1 एंड V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एच पैरामीटर I1 एंड V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर बोला, I1 एंड V2 शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर I1 फंक्शन ऑफ ओनली V2 है या V2 फंक्शन ऑफ ओनली I1 है आपके पास, तो आप जानते हो कि एच पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, H11 इक्वल टू होता है V1 अपॉन I1 और V2 इक्वल टू 0। पता है ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस है, द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस 1, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस 1, आउटपुट इक्वल टू शॉर्ट सर्किट। आउटपुट अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये होगा ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट। H11 H12 क्या है, V1 बाई V2 है, 1/2 V1 बाई V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। ये होता है आपके पास रिवर्स वोल्टेज गेन, ये होता है आपके पास रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन इनपुट इक्वल टू ओपन सर्किट, when input equal to open circuit। H12 S21 I2 by I1 when V2 equal to 0, the forward current gain when output equal to short circuit। S22 I2 upon V2 when I1 इक्वल टू 0। ये ड्राइविंग पॉइंट होता है आपके पास, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट इक्वल टू ओपन सर्किट। ये आपके पास है, ये या तो इसमें आउटपुट ओपन होगा या तो आपके पास देखो आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो गया तो इनपुट ओपन सर्किट होगा, दो चीज होती है बस बोला। इनपुट का ओपन होना और आउटपुट का शॉर्ट सर्किट होना, इसका मतलब ये कि मिक्स पैरामीटर एच पैरामीटर, जेड और वाई पैरामीटर में तो फिक्स था, एक ओपन था एक शॉर्ट था, इसमें एक शॉर्ट भी होता है एक ओपन भी होता है, लेकिन ओपन जो होता है वो इनपुट होता है और शॉर्ट जो होता है वो आउटपुट होता है। कभी भी इनपुट शॉर्ट नहीं होता, कभी भी आउटपुट ओपन नहीं होता। दिस वन, ये एच पैरामीटर की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। एक इंटरेस्टिंग बात क्या पता आपके पास, इंटरेस्टिंग बात कि नेटवर्क के अंदर में एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर में ये V1 है, ये I1 है, ये आपके पास V2 और I2, ये 2 पोर्ट नेटवर्क। अगर मैं किसी को बोलूं कि बताओ H11 फाइंड आउट करो, H11 तो आपको पता होना चाहिए, H11 V1 अपॉन I1 होता है व्हेन V2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है आउटपुट शॉर्ट सर्किट है। ये देखो आउटपुट शॉर्ट सर्किट कर दिया, द डेफिनेशन ऑफ H11। कोई बोलेगा कि सर Z11 क्या होता था, जब Z पैरामीटर पढ़ते हो तो Z11 क्या होता है, तो मैं बोलूंगा Z11 भी V1 अपॉन I1 होता है भाई, Z11 भी V1 अपॉन I1 होता है। ये भी ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस है, ये भी ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस है V1 अपॉन I1, बट आउटपुट इक्वल टू ओपन सर्किट है। ये देखो 0 एम्पियर है I2, ये भी ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस है, वो भी ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस है। फिर में से कोई बोलेगा कि सर ये क्या होता है आपके पास, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। ये कल अपन सॉल्व भी कर रहे थे, क्या ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स। ये ZIN मेरे को फाइंड आउट करना है, ये भी V1 अपॉन I1 होता है, तीनों ही V1 अपॉन I1 होते हैं, जबकि तीनों अलग अलग है, जबकि तीनों अलग अलग है। ये देखो आपके पास वो कंडीशनल है आपके पास H11, वो भी इनपुट इंपेडेंस है, Z11 भी कंडीशनल इनपुट इंपेडेंस है, वो भी आपके पास कंडीशनल है। वहां पे आउटपुट शॉर्ट होता है, इसमें आउटपुट ओपन होता है। ये ZIN है, अनकंडीशनल V1 अपॉन I1। कुछ मेरे को सजेस्ट करो कि कुछ मैं करूं यहाँ पे, कुछ मेरे को सजेस्ट करो बोला। कुछ लगता है आप मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो, 3 फिगर बनाया, कुछ मेरे को आप सजेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपका सजेशन सुनना चाहता हूं बोला। कोई मेरे को सजेस्ट करना चाहता है तो मैं सजेशन सुनना चाहता हूं। एक अच्छा स्टूडेंट अगर मेरा स्टूडेंट है तो बोलेगा कि सर ये 3rd फिगर सही नहीं है। लोग बोलते होंगे सही, अपने को बहुत आता है सर, तो मैं बोलूँगा क्या बहुत आता है, तो आप बोलोगे सर लोड लगाओ सर, उसके बिना आप इनपुट इंपेडेंस आप क्या कोई नहीं निकाल पाएगा सर। अगर लोड नहीं लगाओगे सर तो इनपुट इंपेडेंस नहीं निकाल पाओगे आप। इसको बोलते फीलिंग, इसको बोलते फीलिंग। तब तो अपन क्वेश्चन क्रिएट कर पाएंगे,
नहीं तो अपन भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये देखो फीलिंग वाइज लोड डाला, अब निकलेगा ZIN, ठीक है। तीनों ही डेफिनेशन ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस, दिस इज द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस, बस हो गया। द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड, दिस इज द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज ओपन सर्किटेड। ऑल थ्री टर्म्स आर द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस। फर्स्ट टू जो है वो कंडीशनल ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस है, लास्ट वन इज द अनकंडीशनल ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस, बट लोड शुड बी देयर। सही बात है, गुड। इसलिए बोला कि कुछ लोग सजेस्ट करेंगे मेरे को करके, इतना क्लियर। तो तीन टाइप के ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस होते हैं, कोई कभी कोई ये पूछता है, कभी कोई ये पूछता है, कोई कभी ये पूछता है, कभी कोई ये, कभी कोई ये, कभी कोई ये, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लास्ट वाला का भी फिगर बना सकते हैं क्योंकि ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस है, लास्ट वाले का फिगर बना देते हैं अपन। ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस है भाई, बना देते फिगर। एक नेटवर्क है, नेटवर्क है बोला, ये V2 I2 S22 I2 upon V2 1 I2 upon V2 1 I1 equal to 0 when I1 equal to 0। इनपुट इज ओपन सर्किटेड, नहीं कर देते इनपुट इज ओपन सर्किटेड। देखो इनपुट ओपन सर्किटेड कर रहा हूँ, 0 एम्पियर बना दिए भाई इनपुट को ओपन सर्किट, इनपुट को ओपन सर्किट कर दिए भाई, ये देखो हो गया। द ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, द ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। बाकी तो आपके पास फॉरवर्ड करंट गेन है जिसका कोई फिगर नहीं होता, द फॉरवर्ड करंट गेन I2 by I1। तो ये आपके पास हमारे पास दिख गया, इतना आप नोट कर लेंगे बोला। चलो आपके पास इक्वेशन ऑफ H पैरामीटर चल ही रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखो मैं तो देखो इक्वेशन ऑफ H पैरामीटर अपना चल रहा है, V1 इक्वल टू क्या है, H11 I1 प्लस H12 V2 है, I2 इक्वल टू S21 I1 प्लस S22 V2 है। ये V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू S21 I1 प्लस S22 V2 है, दिस वन। ये अगर मैं इसको बोलूँ कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है कि V1 है और एक पता है I2 है, तो एक वोल्टेज मैट्रिक्स नहीं है बोला, वोल्टेज और करंट है, 2 क्रॉस 1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, और H पैरामीटर मैट्रिक्स तो 2 क्रॉस 2 का होगा, H11 H12 S21 और S22, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, और I1 और V2 2 क्रॉस 1। H पैरामीटर मैट्रिक्स जो होता है ना, H पैरामीटर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, ये होता है आपके पास H11। पता है H11 का यूनिट ओम होता है, तो पहला यूनिट ओम है। H12 रिवर्स वोल्टेज गेन होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। S21 एक फॉरवर्ड करंट गेन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और S22 का यूनिट सीमेंस होता है, कैपिटल S, क्योंकि एडमिटेंस है। तो पहला इंपिडेंस है, लास्ट एडमिटेंस है, और बाकी सब ना रिलेटिव क्वांटिटी है। तो 4 में से 2 का यूनिट होता है, 2 का यूनिट नहीं होता है, इसलिए बाहर कभी भी यूनिट नहीं लिखा होता है, अंदर ही हमेशा लिखा रहता है। इसका मतलब है H पैरामीटर कोई आपको ऐसा लिख के नहीं देगा कि 10 11 12 13, ऐसा कोई लिख के नहीं देगा। इज नॉट गुड स्टाइल, नॉट गुड स्टाइल। अगर H पैरामीटर लिखना भी है तो फिर किसी को बोलना पड़ेगा 10 ओम, 11 का यूनिट नहीं होगा, 12 इसका यूनिट नहीं होगा, और 13 ओम इनवर्स यस सीमेंस, द गुड स्टाइल, नॉट गुड स्टाइल। ये गुड स्टाइल नहीं है क्योंकि आप यूनिट नहीं लिख रहे हो, लिखना चाहिए आपको, क्योंकि H पैरामीटर के 4 में से 2 का यूनिट है और 2 का यूनिट नहीं है। तो H पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो गया बोला, इस पॉइंट ऑफ व्यू से H पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। H पैरामीटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया बोला। अगर मैं बोलूँ कि रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस क्या होती है H पैरामीटर की, रेसिप्रोसिटी की पता है रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होती है, H12 इक्वल टू माइनस H21, ये माइनस के कारण इंपॉर्टेंट हो गया। सिमेट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ H इक्वल टू 1। आप कोई बोले कि डिटर्मिनेंट ऑफ H कितना होता है, तो H पैरामीटर 2 क्रॉस 2 है, H11 H12 H21 और H22। डिटर्मिनेंट ऑफ H क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ H की वैल्यू H11 H22 H12 और H21, ये डिटर्मिनेंट ऑफ H, ये डिटर्मिनेंट ऑफ H है बोला। एडजॉइंट ऑफ H क्या होगा, तो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ H क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ H जो होगा H22 और H11 इंटरचेंज माइनस H12 और माइनस H21, ठीक है। H का इन्वर्स कितना होगा, तो H का इन्वर्स होगा एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, तो H22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ H माइनस H12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ H
माइनस H21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ H और H11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ H, दिस वन। ये H पैरामीटर के बारे में लिखना चालू किया अपन। रेसिप्रोसिटी की कंडीशन ये होती है, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन ये होती है, इस टाइप का लिखना चालू किया। अगर कभी कोई आपको बोले कि H पैरामीटर के बारे में एग्जांपल अगर मैं लूँ और कोई बोले कि सर ये ट्रांसफॉर्मर है, H पैरामीटर ट्रांसफॉर्मर, और सर ये 10⁻⁴ है, ये इसका निकालो। तुमको पता है V1 I1, वोल्टेज करंट नहीं लिखा रहेगा तो हम खुद लिख लेंगे V2 I2, ये आपके पास, ये n⁻⁴ लिख देता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है, n की वैल्यू 10 है, n⁻⁴ लिख देता हूँ। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितना है, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू n/1 या 10/1 है, एक ही बात है। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसी को अगर मेरे को लिखना है तो मैं -I2/I1 लिखूंगा, क्योंकि करंट अपोजिट है। करंट अपोजिट मतलब 2 पोर्ट करंट है, ट्रांसफार्मर में लोड करंट होता है n/1, इसमें डाउट नहीं चाहिए। H पैरामीटर का पहला इक्वेशन जो होता है वो आपके पास V1 का होता है, तो V1 = nV2 हो गया, ठीक है, V1 = nV2 हो गया। V1 = होता है आपके पास H11 I1 प्लस H12 V2, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो H11 0 हो गया और H12 की वैल्यू, परफेक्ट कंपेरिजन चल रहा तो n आ गया, चलो ठीक है। ये आपके पास अगर मैं I2 की वैल्यू बोलूं तो कितना होगा, I2 की वैल्यू होगा -NI1 और I2 = क्या होता है पता है, H21 I1 प्लस H22 V2, H पैरामीटर के इक्वेशन। H21 की वैल्यू -n आ गया और H22 की वैल्यू 0 आ गया। फिर उनका कि H मैट्रिक्स क्या आया, तो आप बोलोगे H मैट्रिक्स की वैल्यू सर 0n -n और 0 आया। फिर उनका कि क्या H12 H21 के बराबर -H21 के बराबर आया, तो आप बोलोगे कि यस, इसका मतलब है कि ये रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। तो एक ट्रांसफार्मर रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है, Z/Y तो होता नहीं, इसमें H आ गया। अगर मैं बोलूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ H क्या है, पता है डिटर्मिनेंट ऑफ H कितना है, तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट 0 और प्लस n², तो डिटर्मिनेंट n² है पता है आपके पास, और डिटर्मिनेंट अगर n² है तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल नेटवर्क। पता है सिमेट्रिकल नेटवर्क होने के लिए डिटर्मिनेंट H का 1 होना जरूरी है। फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ H शुड बी इक्वल टू 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ H शुड बी इक्वल टू 1 मतलब n की वैल्यू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जिसमें नंबर ऑफ प्राइमरी, n की वैल्यू मतलब क्या हुआ, n1/n2 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू n1 इक्वल टू n2। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ वाइंडिंग इन प्राइमरी साइड और नंबर ऑफ वाइंडिंग इन सेकेंडरी साइड अगर सेम है, तभी तो स्मॉल n की वैल्यू 1:1 होगा। तो अगर ये 1:1 है, बता देखो आपके पास 1:1 बता दिया, इज द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। क्या 1:1 का मतलब है, स्मॉल n की वैल्यू 1, स्मॉल n की वैल्यू 1 कब होगा, n1/n2 इक्वल टू 1, n1 इक्वल टू n2। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इधर 40 है, इधर भी 40 है, तो फिर स्मॉल n की वैल्यू 1, n1 इक्वल टू 40, n2 इक्वल टू 40। तो दोनों साइड अगर टर्न सेम है तो बीच में से बाइसेक्ट करो, सिमेट्रिकल हो गया यार। पता है इसका क्या आएगा, इसका H पैरामीटर क्या आएगा 1:1 का, यह आएगा 1, ये आपके पास था 0, ये देखो आपके पास आया ना 0, n की जगह 1, फिर -1 और 0, ये है 1:1 का। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, देखो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब ये बना सिमेट्रिकल नेटवर्क। रेसिप्रोकल तो होता ही है, तो जो आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो सब रेसिप्रोकल नेटवर्क होते हैं बेसिक। बट ये सिमेट्रिकल कब होगा पता है, जब नंबर ऑफ जो टर्न्स होता है इन प्राइमरी वाइंडिंग शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। क्योंकि जब बाइसेक्ट करोगे तो इधर 40 अगर टर्न्स है, इधर भी 40 टर्न्स होना चाहिए, तभी तो डिवाइड करोगे तो बराबर आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, इसका मतलब n1 इक्वल टू n2 है, और अगर n1 इक्वल टू n2 है तो स्मॉल n की वैल्यू 1 आएगी, स्मॉल n की वैल्यू 1 आएगी तो आंसर ये आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। इससे ये प्रूव किया कि जिस भी नेटवर्क में आप H पैरामीटर की बात करते हो और अगर वो सिमेट्रिकल नेटवर्क अगर है तो फिर डिटर्मिनेंट H का 1 आना जरूरी है, डिटर्मिनेंट H का 1 आना जरूरी है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से आगे। इन जनरल ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ना पता हो तो रेसिप्रोकल होता ही है। सिमेट्रिसिटी होने के लिए मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स का पता होना जरूरी है। जब तक स्मॉल n की वैल्यू 1 नहीं होगी, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में स्मॉल n की वैल्यू 1 नहीं होगी, तब तक सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो अगर कोई मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बता रहा है और सिर्फ बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर है, बताओ क्या होता है, तो मैं चिल्ला के बोलूंगा रेसिप्रोकल, सिमेट्रिकल बोलूंगा ही नहीं। क्यों? और अगर बोलना है तो मैं एसिमेट्रिकल पे जोर दूंगा, क्योंकि मेरे को कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताया है। तो कोई मुझसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा डिवाइस है,
तो मैं रेसिप्रोकल चिल्लाता हूं, सिमेट्रिसिटी की बात नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि सामने वाला मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स की बात ही नहीं कर रहा, बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, थोड़ी बता रहा ट्रांसफॉर्मर के साथ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है। अगर मेरे को बोले एक ट्रांसफॉर्मर है विथ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग, तो मैं चिल्ला के बोलूंगा सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क। अगर वो बोल रहा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसका मतलब है वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा मैं से कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो मैं भी चिल्ला के सिर्फ रेसिप्रोकल बोलूंगा। सिमेट्रिकल बोलने से रुक जाऊंगा, जबरदस्ती सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल चिल्ला के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो पता होना चाहिए कि स्मार्ट लोगों को कि उसको कब क्या बोलना होता है। जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं सिमेट्रिसिटी, जबकि वो बात ही नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स बता नहीं रहा है, तो कैसे चिल्ला दोगे आप? अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताया तो आप ये कैसे डिसाइड किए कि सेम है कि बराबर, सेम है नहीं है, या तो इक्वल होंगे या तो नहीं होंगे, बताया तो नहीं है। तो जब नहीं बताया तो आप कैसे मान लिए कि सेम नहीं है या सेम है? इसलिए सिमेट्रिसिटी के बारे में नहीं बोलना है, चुप रहना है। रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है ट्रांसफॉर्मर। हेलो, रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है ट्रांसफॉर्मर। तो जस्ट आपके पास एच पैरामीटर की बात हुई। अभी तक अपन क्यों इतना चिल्ला चिल्ला की बात नहीं कर रहे थे? क्योंकि जेड एंड वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के लिए नहीं एग्जिस्ट करता था। क्या करें हम? अब हमको मौका मिला है तो बात करेंगे हम। तो एच पैरामीटर की बात करना चालू हो गया। ये एग्जाम का पार्ट है, ये सब एग्जाम में पूछते रहते हैं एच पैरामीटर निकालो, एच पैरामीटर निकालो। इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल। बट मेरे को चाहिए कि आप बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपको ये भी पता हो कि स्मॉल एन की वैल्यू 1 मतलब सिमेट्रिकल क्यों हुआ। ये 1 तब आता है जब n1 इक्वल टू n2 होता है, तभी n1 बाई n2 को n बोलते हैं। जब दोनों में सेम होगा तभी बाइसेक्ट करेंगे और बीच में से काट दूंगा ट्रांसफार्मर को, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न सेम हो जाएंगे। तो सिमेट्रिकल तो हुआ ना, इसलिए सिमेट्रिकल। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ लो आप। अब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता चल गया कि अच्छा ट्रांसफार्मर में एच पैरामीटर एग्जिस्ट करता है और बड़ा आसानी से आप लिख सकते हो, सिर्फ टर्न रेशियो को लिखना है, एन के टर्म्स में लिखा जाता है और रेसिप्रोकल होता है ट्रांसफार्मर। तो अपने को पता चल गया कि ट्रांसफार्मर एक रेसिप्रोकल डिवाइस है। सही बात है। सिमेट्रिसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे प्राइमरी वाइंडिंग में और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने होंगे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बोला या लिखते, चलो लिखो, क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन, फाइंड एच पैरामीटर, क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड एच पैरामीटर फॉर ए गिवन बिलो फिगर। फाइंड एच पैरामीटर फॉर ए गिवन बिलो फिगर। एक फिगर बना रहा हूं मैं जिसका एच पैरामीटर अपने को फाइंड आउट करना है। देखना ध्यान से, ये फाइंड एच पैरामीटर फॉर ए गिवन बिलो फिगर। ये 1 ओम लिखा, ये 2 ओम लिखा और ये 1 ओम लिखा। ठीक है, ये V1 लिख देता हूँ, ये I1 लिख देता हूँ और ये V2। कंसेप्ट क्या है आपके पास? कंसेप्ट कि अगर मेरे को बोले कि फिगर क्या है, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है, ऑल रजिस्ट्री नेटवर्क आर रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो ये आपको पता है, ठीक है। सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं? तो सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो रेसिप्रोकल नेटवर्क भी और सिमेट्रिकल नेटवर्क भी है, दिख गया अपने को। अगर रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो H12 की वैल्यू -H21 के बराबर आना चाहिए, यस आना चाहिए, ओके। और अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क दिख रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ H की वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ H की वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। दोनों लिखा मैं, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए H12 -H21 के बराबर होना चाहिए और सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ H के 1 के बराबर आना चाहिए। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ कि देखो 2 ओम से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 2 ओम से करंट आप बोलोगे सर I1 + I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको मेरे को सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करने को नहीं दिया मैं, ये मेथड 1 है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि KVL लगा रहा हूँ, इनपुट KVL, इनपुट KVL, तो -V1 इक्वल टू 1 × I1, तो -V1 और 1 × I1, -V1 1 × I1 और I1 + I2 × 2, I1 + I2 × 2 इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू कितना होगा आपके पास? 3I1 + 2I2, 3I1 + 2I2 दिख रहा होगा आपके पास, ओके। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये इनपुट KVL अगर मैं बोलूँ कि देखो आउटपुट KVL कितना है, बड़ा इजीली सॉल्व कर रहा हूँ आउटपुट KVL को भी, कि मैं -V2 + I2 × 1 + 1 × I1 + I2, 1 × मतलब 2 × ये 2 × तो V2 इक्वल टू कितना हो गया? ये 0 था, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 2I1 + 3I2, 2I1 + 3I2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो V1 इक्वल टू 3I1 + 2I2 और V2 इक्वल टू 2I1 + 3I2 जैसे आपको दिख रहा है ये। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर ऐसा आप देख पा रहे हो,
तो मैं बोलूँ कि इक्वेशन ऑफ एच पैरामीटर कितना होता है, V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 इक्वल टू क्या होता है, तो I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ये मैं बताया आपको। इसको अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 है और इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 है, तो बताओ 3 4 में से मैं 1 2 में से किसको कंपेयर करूँ, ये 1 2 है 3 4 है, कौन सी जो वैल्यू आपके पास दो सेम दिख रहा है आपके पास। तो मैं बोलूँगा कि देखो आपके पास ध्यान से अगर आप देखोगे तो कौन सी वैल्यू आपके पास सेम दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा कि देखो आपके पास अगर V1 इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2 और V2 इक्वल टू 2I1 प्लस 3I2 है, तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है पता है, V2 भी है, I1 भी है और I2 भी है, दोनों में। देखो ध्यान से देखो, तो अगर मेरे को I2 इक्वल टू लिखना है तो पता है I2 इक्वल टू क्या होगा, I2 की वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ I1, माइनस 2/3I1, हाँ माइनस 2/3I1 प्लस V2/3। जैसे मैं लिखा तो इसे कंपेयर कर सकता हूँ, इससे कंपेयर करूंगा अगर मैं, देखना ध्यान से, तो पता है S21 की वैल्यू कितना आ गया, S21 की वैल्यू माइनस 2/3 आ गया S21 की वैल्यू, और S22 की वैल्यू 1/3 ओम इनवर्स आ गया, क्योंकि एडमिटेंस है। देखो ध्यान से, दो वैल्यू फाइंड आउट कर लिए अपन ओनली कंपेरिजन बेसिस। इसको बोलते हैं स्मार्ट कंपेरिजन, कि आपको देखना था कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे इसमें था V1 I1 V2, V1 I1 V2 कहीं नहीं है, इसमें था I2 I1 V2, तो I2 I1 V2 इसमें था, इसमें I2 I1 V2 था, तो 2 और 4 कंपेयर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 1 को देखना है, क्योंकि मेरे को निकालना है V1, तो मैं बोलूँगा देखो मेरे को V1 चाहिए, तो यहाँ पे भी V1 है, सही बात है। फिर मैं बोलूँगा देखो मेरे को I1 चाहिए, तो यहाँ पे भी I1 है। फिर मेरे को चाहिए क्या, V2 चाहिए एक्चुअली, वहाँ V2 नहीं है, तो मैं I2 का एलिमिनेट करूँगा। तो मेरे पास इक्वेशन है V1 इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2, और मेरे को I2 का एलिमिनेट करना है, क्योंकि मेरे को I2 की जगह पे V2 चाहिए। तो मैं क्या करूँ 3I1 प्लस 2, और मेरे को I2 का एलिमिनेट करना है और V2 लाना है। तो देखो आपके पास I2 की वैल्यू कितना है, देखो I2 की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखना I2 की वैल्यू कितना है, माइनस 2/3I1 प्लस V2/3। ओके, तो V1 की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 3I1 माइनस 4, तो 9 और 4 5/3I1, 5/3I1 प्लस 2/3V2। तो बताओ V1 इक्वल टू कंपेयर हुआ H11 I1 प्लस H12 V2 हुआ। और अगर ऐसा कंपेरिजन अगर हमारे पास हो रहा है तो H11 की वैल्यू कितना है पता है, 5/3 ओम H11 इम्पिडेंस होता है, और H12 की वैल्यू कितना है पता है, 2/3। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ H मैट्रिक्स कितना आया, तो H मैट्रिक्स की वैल्यू कितना आया आपके पास, H11 की वैल्यू आ रहा है 5/3 ओम, लिखना चाहिए अंदर ओम। H12 की वैल्यू 2/3, बाहर तो लिख नहीं सकते क्योंकि सबका यूनिट होता नहीं। S21 की वैल्यू कितना आया, माइनस 2/3, और S22 की वैल्यू कितना है, 1/3। ये इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो H12 इक्वल टू माइनस S21 है कि नहीं, है भाई, है। लेकिन मैं बोलूँ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो पता है इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 5/9 प्लस 4/9, तो 9/9। तो हमको तो पहले से पता था कि डिटर्मिनेंट 1 आने वाला है, क्या हमको नहीं पता था, हमको पता था क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो जो नेटवर्क सिमेट्रिकल होते हैं उसका डिटर्मिनेंट अब H मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 अपने आप आएगा। इस बात को कोई यूज नहीं करता है, सब लोग को जरूर पता हो जाता है जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं कि डिटर्मिनेंट 1 होता है, लेकिन कोई यूज नहीं करता। यूज तभी करते जब तक कि कोई सिमेट्रिकल ना बोले, बिना बोले तो कोई यूज ही नहीं करता। मैं बोला मेरा अच्छा क्यों 2 पोर्ट नेटवर्क है, मैं ना यही से अपना कंसेप्ट, यही से किसी क्वेश्चन को सोचना यही से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मेरे को लगता है मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जो लोग करते वो नहीं करता हूँ, मेरे सोचने का तरीका एकदम अलग है। लोग सिमेट्रिसिटी रेसिप्रोसिटी तब यूज करते हैं, ऐसा नहीं लोगों को नहीं कंडीशन पता होती है, लेकिन लोग तभी यूज करते हैं जब कोई पूछा है। मैं हर बार यूज करता हूं किसी क्वेश्चन को देखने के बाद, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे से पूछा है कि नहीं पूछा है, तो मेरे सोचने का तरीका अलग है। डिटर्मिनेंट ऑफ H इक्वल टू 1 है, तो कोई अगर मेरे को रजिस्ट्री नेटवर्क देके अगर H पैरामीटर पूछता है तो पता है 4 ऑप्शन दिए, तो मैं पहले देखता हूँ कि डिटर्मिनेंट किसका 1 है। और यकीन मानिए IIT के प्रोफेसर ना ऑप्शन फ्रेम करते समय ये ध्यान नहीं रखते कि कोई डिटर्मिनेंट चेक कर रहा होगा। पता है 4 में से एक ऑप्शन में डिटर्मिनेंट 1 आता है, क्योंकि देखो एक ऑप्शन तो सही होता है, 3 ऑप्शन रैंडमली फ्रेम करते। ये रैंडमली फ्रेम करते समय इस बात का केयर नहीं करते कि डिटर्मिनेंट कोई चेक कर लेगा तो वो सॉल्व नहीं करेगा। वो लोग ना 3 ऑप्शन रैंडमली फ्रेम कर देते, और जब रैंडमली फ्रेम करते तो डिटर्मिनेंट 1 कैसे होगा। अगर कोई प्लान करके फ्रेम करेगा तो दूसरे ऑप्शन का भी डिटर्मिनेंट 1 हो सकता है, लेकिन ऐसा करते नहीं वो लोग, और स्टूडेंट भी यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उससे कोई पूछा ही नहीं कि सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल है क्या, कोई पूछा ही नहीं, इसलिए। चलो ओके, देखते जाते अपन। तो जस्ट अभी बात करते मेथड नंबर 1 सॉल्व किया। मेथड नंबर 1 सॉल्व किया, मैं बोला कि 2 और 4 को कंपेयर करेंगे ना, 2 और 4, इफ आई एम कंपेयरिंग 2 and 4, तो दिस इक्वेशन इज द I2 इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज द V2 इक्वेशन। तो
हम क्या कर रहे हैं आपके पास कि I2 इक्वेशन दिस है, तो इस इक्वेशन से I2 निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से निकला आपके पास I2, दिस I2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो -2/3 I1 प्लस V2/3, ये द वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस द वैल्यू ऑफ I2, ये। और उसके बाद मैं इसे कंपेयर कर लूँगा, तो वी कैन कंपेयर दिस वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, और आफ्टर कंपेरिजन वी गेट S21 इक्वल टू -2/3 और S22 इक्वल टू 1/3, ये। तो ये 5/3 ओम है, द 1/3 सीमेंस, द यूनिट ऑफ एडमिटेंस। तो अगर H12 की वैल्यू अगर आपके पास -10 आ गया, तो H21 की वैल्यू अगर 10 आ रहा है, तो भी H12 इक्वल टू -S21, दिस वन। तो किसका माइनस मतलब क्या होता है, H12 की वैल्यू अगर 100 है, तो S21 की वैल्यू -100, दैट मीन्स द H12 इक्वल टू -S21। वेरी बेसिक मैथ्स। तो मेथड नंबर 1 था बोला, मेथड नंबर 2 पे जा रहा हूं मैं, मेथड नंबर 2 पे जा रहा हूं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं बोला, मेथड नंबर 2 सब लोग यूज करते हैं। कैसे? आपके पास पहला इक्वेशन था KVL के बाद, इनपुट KVL से इक्वेशन क्या था, इनपुट KVL से जो इक्वेशन था वो था आपके पास V1 की वैल्यू, इनपुट KVL से इक्वेशन था 2 + 1 3I1 + 2I2, यही तो जेड पैरामीटर होता है। यही तो जेड पैरामीटर होता है बोला। पूरा कैमरा वहीं पे है ना, हटा दी ना वहां से कैमरा। आउटपुट KVL, आउटपुट KVL V2 इक्वल टू कितना आपके पास 2I1 + 5I2। कोई बोलेगा कि सर इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यस, ये जेड पैरामीटर है, Z11, ये Z12, ये Z21, ये Z22, दिस वन द इक्वेशन ऑफ टी नेटवर्क, दैट मीन्स द टी नेटवर्क, दैट मीन्स द KVL, सबसे इजी KVL, पूरे दुनिया का सबसे इजी KVL टी नेटवर्क में होता है, क्योंकि वो जेड पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। द Z11, Z12, Z21, Z22 इज वेरी सिंपल। अब मेथड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बोला, मेथड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, है ना, बाकी लोग भी इन्वॉल्व रहे बोला, जब भी आपको कुछ पूछना है तो बाकी लोग भी इन्वॉल्व रहे। तो इनपुट KVL और आउटपुट KVL यहाँ पे ध्यान देखना, इनपुट KVL और आउटपुट KVL, यस, चलो ओके। पता मैं कैसे करता हूँ, ध्यान देखना, सेकंड मेथड सब लोग यूज करते हैं, जनरलाइज मेथड यही वाला मानते हैं लोग। एच पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है, V1 इक्वल टू H11 I1, बार बार इक्वेशन अगर आप लिख रहे हो तो आपको क्लियर रहना चाहिए, H12 I2, I2 इक्वल टू S21 I1 प्लस S22 V2, ये V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू S21 I1 प्लस S22 V2, ये आपके पास। अब अगर मैं बोलूँ कि बताओ, यहाँ ध्यान से देखना, ये H इक्वेशन ऑफ H पैरामीटर है, पहला चीज़ मैं लिखता हूँ यहीं पे H11 इक्वल टू क्या, तो H11 इक्वल टू V1 अपन I1 है, H11 इक्वल टू V1 अपन I1 है, V2 इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, V2 0 पुट करना है, ढूंढो इसमें से V2 कहाँ है, V2 कहाँ है, V2 कहाँ है, V2 कहाँ है, दो जगह है तो दो जगह 0 पुट करो, किसी एक जगह है बस, तो 0 इक्वल टू पता क्या है 2I1 प्लस 5I2, ये हो गया। बट आपको निकालना है V1 अपन I1, तो देखो V1 है, V1 अपन I1 निकालना है, तो V1 इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2, और I2 को रिप्लेस कर लो -2/5 I1 से, रिप्लेस कर लिए -2/5 I1 से, तो 15 - 4 कितना है आपके पास, 15 - 4 तो 11/5 I1, ये था आपके पास, ये देखो जरा ध्यान से। तो 0 इक्वल टू 2I1 प्लस 5I2 था, V2 इक्वल टू 0 पुट किया, आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड, ऐसे हमके पास हो रहा है। कुछ गड़बड़ किया मैं क्या, कुछ गड़बड़ किया, 2I1 प्लस 3I2 था ना, सॉरी वही मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ किया मैं, 3I2, तो 3I2 है, तो V1 इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2, और V1 इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2, और I2 की वैल्यू -2/3I1, तो ये हुआ 9 - 4 5/3, ये 5/3 I1। तो H11 की वैल्यू, सॉरी H11 की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, आउटपुट KVL रॉन्ग, ये 2I1 प्लस 3I2 था बोला, वो मेरे को लग गया था कि 3 होगा। देखो V1 इक्वल टू 5/3 I1, तो H11 का आंसर आ गया, H11 का आंसर आ गया 5/3 ओम। इसको बोलते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन, इस मेथड को बोलते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन एंड कंडीशन। आप कंडीशन पुट करो इक्वेशन में और डेफिनेशन फाइंड आउट करो। तो मेथड नंबर जो 2 है, जिसको पूरी दुनिया यूज करती है, द बाय यूजिंग कंडीशन डेफिनेशन, बाय यूजिंग डेफिनेशन एंड कंडीशन। फर्स्ट मेथड था कंपेरिजन बेसिस पे इक्वेशन को कंपेयर करना, अभी बाय यूजिंग डेफिनेशन एंड कंडीशन लिखा हुआ है, बाय यूजिंग डेफिनेशन एंड कंडीशन लिखा हुआ है।
H11 निकालना है तो V1 अपन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0 ढूंढो, V2 को 0 पुट किया, 2I1 प्लस 3I2 था, फिर मेरे को V1 अपन I1 फाइंड आउट किया। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कंडीशन, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमका आंसर निकलेगा, लेकिन ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि V2 0 पुट करो। फिर V1 इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2 था, I2 की वैल्यू पुट की, इतना आंसर आ गया। सेकेंड देखते रहना, इज द डेफिनेशन ऑफ H11। आगे H11 का डेफिनेशन, ओके। H12 अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, देखना H12 रिवर्स वोल्टेज गेन होता है, तो V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। जैसे मैं I1 0 पुट करूंगा, I1 दो बार है, दो बार है I1, तो V1 इक्वल टू 0 प्लस 2I2, V2 इक्वल टू 0 प्लस 3I2। चलो डिवाइड करो, V1 बाई V2 इक्वल टू H12 इज इक्वल टू 2/3, ये आंसर बोला। थर्ड H21 इक्वल टू I2 अपन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। अभी V2 0 पुट किया पहले वाले केस में, जब मैं V2 0 पुट किया था तो 0 इक्वल टू 2I1 प्लस 3I2 था, बस इसी से आंसर निकल गया। क्यों? क्योंकि माइनस 2I1 इक्वल टू, ये देखो 3I2 हो गया, इसका मतलब I2 बाई I1 इक्वल टू क्या होगा, I2 बाई I1 इक्वल टू माइनस 2/3 होगा। इसी को आप बोलते हो H21, आंसर आ गया। फोर्थ वाला टर्म S22 आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट इक्वल टू 0। जी, जब आप इनपुट करंट 0 पुट किए ना तो क्या हुआ पता है, V1 इक्वल टू 3I2, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन दूसरा वाला काम का है, V2 इक्वल टू 3I2, ये अपने काम का है, ये अपने काम का है। क्यों? क्योंकि हमको I2 अपन V2 निकालना है, तो I2 अपन V2 डायरेक्ट निकल गया किसी भी एक इक्वेशन से, तो I2 अपन V2 1/3 निकला ना, I2 अपन V2, इसी को बोलते हैं S22। ये देखो, तो H पैरामीटर के पूरे नंबर निकल गए। अगर मैं बोलूँ कि देखो 4 डेफिनेशन पुट किया, पहला था 5/3 ओम, सेकेंड था आपके पास 2/3, फिर था -2/3, और लास्ट वाला था 1/3 ओम इनवर्स। ये देखो H पैरामीटर मैट्रिक्स, सब लोग इसी को यूज करते हैं, बोला सब लोग इसी को यूज करते हैं, डेफिनेशन ऑफ H पैरामीटर को। मैं भी सजेस्ट करता हूं बहुत सारे लोगों को कि ये यूज किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उठाओ कंडीशन और फटाफट मैथ्स अप्लाई करो। तो मैथ्स एक्चुअली टू पोर्ट नेटवर्क बहुत बेसिक मैथ्स पे डिपेंडेंट है, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना इसका बड़ा केयर करते हैं, मैं इसका केयर नहीं करता हूँ, ये मेरे को पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो पता रहेगा ना कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंडीशन, इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेफिनेशन। लोग डेफिनेशन का बहुत केयर करते हैं, लोग कंडीशन को बड़ा इग्नोरेबल समझते हैं, जबकि पूरी जान जो है वो कंडीशन है, इज नॉट डेफिनेशन। ये देखो, अब देखेंगे ध्यान से, देखना, ये है 1, ये है 2 और ये है 1, 1 2 1, ठीक है। ये है 1, ये है 2 और ये है 1, ये V1 I1 था, ये V2 I2 था। अब क्या होता है आपके पास कि अगर हमारी फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैं H पैरामीटर अगर लिखना है तो देखो मैं ऐसे करता हूँ, आपको नोट नहीं करना है, बस सुनना है, फिर बस यहाँ तक आप मिटा दे जाना। ये देखो H पैरामीटर, मेरे को अगर H पैरामीटर लिखना है तो मेरे को पता है कि H पैरामीटर में आपके पास चारों पैरामीटर के बारे में मैं बड़ा आइडिया रखता हूँ, मतलब आप भी रखते हैं अब तो। H पैरामीटर जो होता है वो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस होता है, वेल आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड। आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड, आउटपुट अगर शॉर्ट करूंगा तो 2 और 1 पैरेलल में आ जाएंगे, सुनते रहना है, सिर्फ नोट नहीं करना है। आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, 2 पैरेलल विद 1, तो 2/3 प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 तो 5/3 आ गया आपके पास ओम, H11। S22 जो होता है वो आउटपुट एडमिटेंस होता है, यहाँ पे खड़े हो आप, और इनपुट ओपन सर्किटेड है। जब इनपुट ओपन सर्किटेड है तो इनपुट ओपन किया तो 1 गया, हाँ यहाँ तक इनपुट ओपन सर्किटेड है तो ये गया, तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो 2 + 1 3 आया, बट आप तो एडमिटेंस निकाल रहे थे ना, तो 2 + 1 3 रेजिस्टेंस यहाँ से, तो 1/, करो तो 1/3 ओम इनवर्स, 1/3 ओम इनवर्स दिस वन। तो H11 जो होता है वो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस होता है, आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड, 2 पैरेलल विद 1 + 1 5/3। आउटपुट एडमिटेंस जो था ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड 1 ओम गया, 2 + 1 3 था तो 3 क्यों नहीं लिखे, 3 तो इंपेडेंस था, आपको एडमिटेंस लिखना था। H12 जो होता है वो रिवर्स वोल्टेज गेन होता है, हाँ H12 जो होता है वो रिवर्स वोल्टेज गेन होता है, रिवर्स वोल्टेज गेन होता है बोला, और रिवर्स वोल्टेज गेन कब होता है, जब इनपुट इज ओपन सर्किटेड। जब इनपुट ओपन सर्किट हो गया तो करंट यहाँ पे 0 फ्लो होगा, इसका ड्रॉप 0 होगा, V1 यहाँ जाएगा, और V1 अगर यहाँ पे आ गया तो डिवाइडर रूल लगेगा, V2 × 2 / 2 + 3। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि V1 की वैल्यू कितना आपके पास, तो V2 × 2 / 2 + 1 करेंगे तो V1/V2 की वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 2/3।
और अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर फॉरवर्ड करंट गेन निकालना है और I2 अपन I1 की वैल्यू निकालना है, I2 अपन I1 की वैल्यू निकालना और V2 इक्वल टू 0, तो देखो V2 0 हो गया। अब I2 अपन I1 की वैल्यू निकालना, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आपके पास आ रहा है, इसका ड्रॉप हुआ I2 इंटू 1, इसका ड्रॉप हुआ 2I2 और 2I1, तो टोटल I2 3I2 हो गया और टोटल I1 2I1 हो गया, तो 2I1 प्लस 3I2, तो I2 बाई I1 माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 है। ये आपके पास होता है जब आप नेटवर्क बहुत जानते हो और आप नेटवर्क के साथ खेल सकते हैं, इसमें से नेटवर्क निकालोगे फेंक दोगे कहीं पे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या किया, मैं इमेजिनेशन यूज किया कि जो हो रहा है वो होने दिया और आंसर लिख दिया। तो बिना स्टेप के मैं आंसर लिख दिया, बिना स्टेप के मतलब एक भी स्टेप सब नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में एक इमेज फिक्स है। क्या? इसलिए बोला नोट नहीं करेंगे। मेरे माइंड में एक इमेज फिक्स है कि भाई H11 ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस होता है व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड। और पता है जब वो लोग एच पैरामीटर पूछते तो बड़ा सिंपल सा फिगर पूछते हैं। एच पैरामीटर में फिगर भी टफ नहीं करते, जेड और वाई में फिगर थोड़ा बहुत खेलते, एच और एबीसीडी पूछते समय तो फिगर भी टफ नहीं करते, इतने सिंपल सिंपल फिगर भी देते एग्जाम में। तो मैं बोला कि आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड 2 पैरेलल विद 1 2/3 प्लस 1 5/3। अगर मैं आउटपुट एडमिटेंस निकाल रहा हूं, एडमिटेंस, तो मैं बोल रहा हूं इनपुट इज ओपन सर्किटेड I1 इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 है तो 2 + 1 3 ओम आया, 3 ओम आया। मेरे को एडमिटेंस चाहिए था 1/3 ओम इनवर्स हो गया। मैं बोला कि मेरे को H12 चाहिए, तो मैं बोला कि मेरे को तो डेफिनेशन पूरा याद है, एकदम क्लियर कट है कि H12 होता है रिवर्स वोल्टेज गेन V1/V2 व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड। I1 इक्वल टू 0 पुट किया तो I1 का ड्रॉप यहाँ 0 हो गया, तो V1 यहाँ आ गया, और फिर डिवाइडर रूल से, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा था, तो डिवाइडर रूल से V2 इंटू 2 अपॉन 2 + 1, तो 2/3 V1/V2 आ गया। फिर मैं फॉरवर्ड करंट गेन की बात किया I2/I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0, तो V2 0 जब हुआ तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर इसमें KVL लगाया तो I2 इंटू 1 और 2I2 और I1 आ रहा था 2I1, तो I1 2I1 था और I2 3I2 था, तो I2/I1 माइनस 2/3 हो गया। फिर मेरे को ये बात भी पता है कि यार ये दोनों इक्वलेंट अपोजिट होते, बिकॉज ऑल रजिस्टिव नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल नेटवर्क, ऑल रजिस्टिव नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल नेटवर्क। फिर मैं इस बात को कभी नहीं भूलता कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, तो मेरे को पता है इसका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, वो भी मैं चेक कर लूंगा। अब आपका काम क्या बचा? आपका काम जो बचा है, आपको 4 फिगर बनाना है, आपको H11 का फिगर बनाना है और आउटपुट को सॉर्ट करके दिखाना है कि 5/3 कैसे पता चला, पहला फिगर। फिर आपको H22 का एरो बनाना है, H11 का भी एरो, S22 का एरो बनाना है, इनपुट को ओपन करना है और फिर बताना है 1/3 कैसे आया। फिर थर्ड और फोर्थ का एरो नहीं होगा। फिर आपको लिखना है H12, और H12 में बोलना है कि V1/V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, I1 0 पुट करो, फिगर बनाओ और V1/V2 निकालो 2/3। फिर लास्ट पैरामीटर आपके पास S21, दैट मीन्स द I2/I1 S21, तो I2/I1 निकालने के लिए V2 को सॉर्ट करो, तो V2 को सॉर्ट करो और KVL लगा दो। ऐसे 4 फिगर ड्रॉ करना है, फर्स्ट फिगर फॉर दिस, सेकेंड फिगर फॉर दिस, तो ये फर्स्ट इसके लिए फिगर एरो बनाना, सेकेंड फिगर इसके लिए एरो बनाना, इसमें तो एरो होता नहीं है, तो फॉरवर्ड मतलब ये रिवर्स वोल्टेज गेन है और ये फॉरवर्ड करंट गेन है। से 4 फिगर बना के जो मैं इमेजिनेशन यूज किया, जो मैं मजाक में सॉल्व कर दिया, वो अपने कॉपी में आप 4 फिगर बनाएंगे और ये चीज़ को लिखेंगे। और अभी भी इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, कुछ लोग ना पहला उनको अभी तक याद होगा मैं क्या बोला, फिर उनको सेकंड याद होगा। कुछ लोग ना इन दो में से एक चीज़ भूल गए होंगे, फिर वो सोच रहे होंगे कि काश सर एक बार और बता दे कि इन दो में से क्या किए। इसका मतलब है कि आप ना याद करने की कोशिश करते हो, जबकि मैं 2 बार रिपीट किया। तो होना क्या चाहिए कि आप चारों चीज़ बना लो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार सर क्या क्या बोले थे, कुछ भूल गए क्या अपन, तो आप इन 2 में से एक में फंसोगे, क्योंकि आप याद करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपको याद हो गया, 2 बार बोला, इजी भी था। ये आपको याद हो गया, अब इन 2 में आप फंसे होंगे किसी ना किसी एक में। कुछ लोग तो दोनों में फंस गए होंगे क्योंकि अब तक भूल गए। तो चलो 4 फिगर बनाओ, एक एक फिगर, H11 का एक फिगर, S22 का एक फिगर। चलो आ जाओ, बोला पेन उठा लो और 4 फिगर ड्रॉ करना है अभी आपको। मैं बोल रहा हूँ कि देखो H11 में प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, S22 में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, H12 का बता देता हूँ कि H12 प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैसे तो। देखो ध्यान से 1 2 1, कई लोग क्योंकि सोच रहे होंगे कि सर बता दो सर, प्लीज़ सर बता दो। H12 जो था ना आपके पास, H12 डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि I1 0 था, ये H12 फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन I1 इक्वल टू 0। तो ये I1 0 हुआ तो बता 1 ओम का ड्रॉप 0 हुआ, 1 ओम का ड्रॉप 0 हुआ तो V1 यहाँ आ गया, ये V2, ये I2। इसमें डिवाइडर रूल लगेगा क्योंकि दोनों सीरीज में, तो फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर रूल पता है V1 की वैल्यू कितना है, V2 इंटू 2 अपॉन 2 + 1, तो V1/V2 की वैल्यू 2/3, इसी को बोलते हैं H12। चलो कुछ लोगों का काम हो गया। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर वो भी बता दो सर, नोट्स अच्छे बनेंगे सर I2/I1।
सर आप नहीं बताओगे तो सर ये छूट जाएगा, कॉपी में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कॉपी ऐसी रहे जिसमें कि कुछ लगे कि मैं कुछ मिस करवाया था। ये डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो V20 शॉर्ट सर्किट, ये देखो V20 का मतलब होता है, ठीक है। ये V1, ये I1, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, इस साइड से I2, इस साइड पे I1 प्लस I2। यहाँ मस्त KVL लगाओ क्योंकि V20 है, तो 0 इक्वल टू I2 इंटू 1, फिर 2 में I1 प्लस I2, 2I1 प्लस 2I2, टोटल I1 2I1 माइनस 2I1 इधर चला गया, टोटल I2 3I2। इसका मतलब है कि I2 बाई I1 की वैल्यू -2/3, इसको बोलते हैं S21। तो कई लोगों को ये भी चाहिए था, ये भी दे दिया, ये लो, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान से, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप सोचो ये 1 2 3 है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये 1 2 3 है, ये देखो 3। अब तो आपको पता है ना कि ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, 1 2 3 है तो ये 1 2 3 है तो सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। अब इसका एच पैरामीटर निकालना है, 1 2 3 और एच पैरामीटर निकालना है। चलो एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 और एक ही बार में लिखना बोला, ठीक है। जब मेरे को H11 निकालना तो ये आउटपुट शॉर्ट सर्किट है, 2 और 3 का पैरेलल, 2 और 3 का पैरेलल है 6/5, 6/5 प्लस 1 पता है 11/5 आंसर है पहला। और H22 निकालना है, इनपुट जो ओपन सर्किट है 2 + 3 5, तो 1/5 ओम इनवर्स। फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर मेरे को लगाना आपके पास, तो मैं बोल दिया कि देखो H12 निकाल रहा हूँ तो यहाँ का ड्रॉप 0 हो जाएगा, V1 यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो V1 की वैल्यू हो गया V2 इंटू 2 अपॉन 2 + 3 5, तो 2/5 V2 आ गया आपके पास। और V1/V2 निकालना है तो 2/5 आ रहा है आपके पास, ये 2/5। और फिर आपको पता है कि H12 माइनस H21 के बराबर होता है, तो -2/5 होगा। हो गया, सॉल्व हो गया। इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं आ सकता, इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता इसका 1। तो फिर डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 11/25 और प्लस 4/25, तो 15/25 है इसका डिटर्मिनेंट। 1 नहीं आ सकता क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ही नहीं। इस फिगर को देख के आपको पता है कि रेसिप्रोकल नेटवर्क है, यस, और एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क, यस। देखो आंसर लिख दिया। अब तो आपको गुड आइडिया हो गया थॉट प्रोसेस वाइज। तो जस्ट मैं लिखा आपके पास कि मेरे को इसको देख के आंसर लिखना है, तो ये आपको तो गुड आइडिया था, बोला गुड आइडिया था, बोला। चलो जाते जाते एक मस्त चीज़ बताऊं, बस 5 मिनट लूंगा, जाते जाते एक मस्त चीज़ बताता हूं आपको, आपको अच्छा लगेगा। बताऊं मस्त चीज़ बताऊं, देखना ध्यान से, उसी क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन चल रहा था, जो क्वेश्चन चल रहा था उसी के बारे में बताता हूँ, बोला मस्त चीज़ बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ध्यान से देखना, नोट भी करते जाना, और फिर मेरे को बताना कितने लोगों को गुड आइडिया था इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेथड नंबर 4 बोल रहा हूँ, मेथड नंबर 4। कई को लगेगा पता नहीं कितना मेथड है आपके पास, तो मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 में 1 to 1 था। देखना ध्यान से, 1 वही वाला क्वेश्चन जो चल रहा था, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया, बीच में एक्स्ट्रा बता दिया, द एक्स्ट्रा पार्ट, ये क्वेश्चन था अपना 1 to 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। चलो अभी आप अगर बोलोगे तो आप नोट नहीं करोगे तो चलेगा, मतलब नोट मत करो, सिर्फ देखते रहो, थोड़ी देर में नोट कर लेना, 2 मिनट लगेगा नोट करने में, 2 मिनट लगेगा। देखो क्या है, बताओ ये टी नेटवर्क है, इसका जेड मैट्रिक्स पता है ना आपको, जेड मैट्रिक्स पता है सभी को, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 + 2 3, 2 2 और 3, ठीक है। मैं बोलूँगा जेड मैट्रिक्स पता है आपके पास, ठीक है। वाई पैरामीटर पता है आपको, वाई पैरामीटर, तो मैं बोलूँगा कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 9 - 4, तो 5, डिटर्मिनेंट इज 5। एडजॉइन करूँगा तो आपके पास ये 3/5 होगा, और ये -2/5 होगा, ये -2/5 होगा, और ये 3/5 होगा। ये वाई पैरामीटर किस निकाला, एडजॉइन किया, ये -2 हो गया, ये तो इंटरचेंज होने के बाद सेम रहा। डिटर्मिनेंट कितना है, 9 - 4 मतलब 5, तो ये आ गया, वाई आ गया। पता आपको Z11 क्या होता है, देखना ध्यान से देखना, मैं मजेदार चीज़ बता रहा हूँ। V1/I1 होता है व्हेन I2 = 0 बिकॉज ओपन सर्किट पैरामीटर होता है, ठीक है। चलो Z12 कितना होता है, तो Z12 1/2 होता है, V1/I2। देखो मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे लिखता हूँ, I1 = 0। फिर बोलूँगा Z21 कितना होता है, तो 2/1, 2/1 करेंट बाई मतलब 2/1, तो V2/I1, वोल्टेज बाई करेंट, तो V2/I1 व्हेन I2 = 0। एक करंट यूज होता है डेफिनेशन में, और एक करंट यूज होता है आपके पास किस में, कंडीशन में। Z22 2/2 V2/I2
व्हेन I1 इक्वल टू जीरो। एक डेफिनेशन और एक कंडीशन, यही है ओपन सर्किट पैरामीटर। ठीक है, चलो वाई पैरामीटर की बात करते हैं, देखते रहना। y11 कितना होता है 1/1 I1 अपॉन V1 व्हेन V2 इक्वल टू जीरो। एक वोल्टेज डेफिनेशन में, एक कंडीशन में। y12 1/2 I1/V2 व्हेन V1 इक्वल टू जीरो। ओके, y21 दैट मीन द 2/1 I2 अपॉन V1 व्हेन V2 इक्वल टू जीरो, ये व्हेन V2 इक्वल टू जीरो। y22 I2/V2 व्हेन V1 इक्वल टू जीरो, ये। तो y11 y12 y21 एंड y22 सब डेफिनेशन लिख दिया मैं, जेड में y में सब लिख दिया। बोला देखो एक टी नेटवर्क था, नहीं मस्त एकदम सही बात है। ये तो आपको जब पता ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पता है H11 क्या होता है? पता है H11 होता है V1 अपॉन I1, इम्पेडेंस होता है बट V2 इक्वल टू जीरो। देखो ध्यान से, H11 होता है V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल टू जीरो। V2 इक्वल टू जीरो उसमें होता ही नहीं, तो जेड में से मत जाओ मत। V2 इक्वल टू जीरो या तो यहाँ होता है या तो V2 इक्वल टू जीरो यहाँ पे होता है। देखो V2 इक्वल टू जीरो और देखो y11 I1 अपॉन V1 है और अपना है V1 अपॉन I1, तो पता है 1 अपॉन y11 होता है, क्योंकि कंडीशन सेम है। V2 जीरो इसका भी है इसका भी है, 1 अपॉन y11 और ये था आपके पास देखो 3/5, तो अपना आंसर है 5/3 ओम। देखो आंसर 1 अपॉन y11 होता है H11। चलो H12 की बात करते हैं, V1/V2। V1/V2 ना जेड से निकाल सकते ना वाई से निकाल सकते हैं, और I1 इक्वल टू जीरो है। बताओ I1 इक्वल टू जीरो किस में आता है? I1 इक्वल टू जीरो ना Z12 में आता है, और I1 इक्वल टू जीरो ना Z22 में आता है। दोनों में आता है, सिर्फ I1 इक्वल टू जीरो राइट मार्क कर दिया। और I1 जीरो इसमें आता ही नहीं वाई पैरामीटर, तो वाई पैरामीटर भूल जाओ। और जेड से एक पैरामीटर से नहीं निकाल सकते क्योंकि जेड इंपिडेंस होता है और ये वोल्टेज का रेशियो। देखो दोनों को देखो ध्यान से, अगर आप Z12 डिवाइड बाई Z22 कर दोगे तो क्या होगा? Z12 डिवाइड बाई Z22 कर दोगे ना, तो देखो V1 बाई I2 और वो V2 बाई I2 था, I2 कैंसिल आउट, I1 जीरो था, तो V1 बाई V2 Z12 अपॉन Z2, तो Z12 की वैल्यू ये है और Z22 की वैल्यू है, तो पता 2/3 आ गया। देखो 2/3 आ गया। अगर मैं बोलूँ कि देखो H21 क्या होता है, तो H21 जो होता है आपके पास, ये करंट गेन का रेशियो होता है I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल टू जीरो। जब आप बोलते हो ना V2 इक्वल टू जीरो, तो V2 इक्वल टू जीरो ना सिर्फ यही पे होता है जहाँ पे मार्क किया गया, ये V2 इक्वल टू जीरो। और V2 इक्वल टू जीरो में आपको I2 बाई I1 चाहिए, तो पता आंसर कितना है? Y21 अपॉन Y11, Y21 अपॉन Y1। Y21 की वैल्यू कितना आपके पास? Y21 की वैल्यू है -2/5 डिवाइड बाई, तो -2/5 डिवाइड बाई 3/5, तो -2/5 डिवाइड बाई 3/5, तो पता आंसर कितना है? -2/3। और अगर मैं बोलूँ कि H22 क्या होता है, तो H22 ना एडमिटेंस है I2 अपॉन V2। बट इंटरेस्टिंग बात क्या पता है? इनपुट करंट जीरो और I1 जीरो वहाँ से ढूंढो। I1 जीरो वहीं पे होता है जहाँ पे राइट मार्क है, यहाँ पे दो जगह राइट मार्क है। Y12 से कोई लेना देना नहीं और Y22 से भी कोई लेना देना नहीं, और यहाँ पे Z11 से कोई लेना देना नहीं और Z21 से कोई लेना देना नहीं, Z12 और Z22 होता है। पता आपके पास जब एडमिटेंस निकाल रहा हूँ तो I1 की वैल्यू जीरो और I1 की वैल्यू जीरो ना Z22 में होता है, पता है 1 अपॉन Z22 है, 1 अपॉन Z22, तो Z22 की वैल्यू 3 है, तो आंसर विल बी 1/3 ओम इनवर्स। इसका मतलब क्या है बताओ आपके पास? H11 इंपिडेंस है, लेकिन इसकी कंडीशन आउटपुट शॉर्ट सर्किट, इसलिए वाई पैरामीटर पर डिपेंड करता है, भले चाहे इंपिडेंस है, जेड पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअली 1 अपॉन Y11 1 अपॉन Y11 H11 होता है, और H22 एडमिटेंस है, बट Y पैरामीटर नहीं होता क्योंकि कंडीशन इसकी करंट जीरो, इसलिए Z पैरामीटर के टर्म्स में 1 अपॉन Z22 होता है। कितना इंटरेस्टिंग है कि H22 1 अपॉन Z22 है और H11 1 अपॉन Y11 है। इसका मतलब है कि Z और Y अगर मेरे को पता हो तो मैं H की बात कर सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन ठीक है, स्टूडेंट के लिए आसान नहीं है बात, बट कोई अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी जितने स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी याद कर लो, याद करने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ये मेरे माइंड में रहती है वाली बात, इन पे मैं फोकस नहीं करता हूँ। अगर मेरे को कोई बोले 30 सेकंड दे दो, तो मैं इस पे भी 30 सेकंड में निकाल लूंगा, लेकिन मेरे को बिना माइंड के 10 साल बाद आंसर देना है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट वाले पे फोकस करना चाहूंगा, जिससे कि मेरे को कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को पता है H11 जो इंपेडेंस है वो एडमिटेंस के फॉर्म में है, क्योंकि इसमें वोल्टेज जीरो था, वोल्टेज जीरो एडमिटेंस में होता है। H22 एडमिटेंस है बट इसमें करंट जीरो था, इसलिए जेड पैरामीटर के फॉर्म में निकला आपके पास। तो फर्स्ट इज 1 अपॉन Y11 और लास्ट वन इज द 1 अपॉन Z22। कितना गुड है, देखो देख। अब आप इसको देख सकते हो, बोला इसको नोट कर सकते हो। तो देखो आपके पास कितना भी नॉलेज लो कम है, कितना भी नॉलेज लो आप कम है, बोला देखो ध्यान से एकदम। तो मैं सेकंड और थर्ड पे फोकस नहीं करूंगा, बट फर्स्ट और थर्ड मेरे काम का है। ये तरीका सोचने का बड़ा अच्छा तरीका है, क्या कि H11 इंपिडेंस होता है, लेकिन ये एडमिटेंस पे डिपेंड करता नहीं, और S22 एडमिटेंस होता है बट ये इंपिडेंस पे डिपेंड करता है। कितना मस्त चीज है, मतलब सोचो, क्योंकि कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेफिनेशन, कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेफिनेशन। बोला सब लोग कंफर्टेबल, एकदम सब लोग कंफर्टेबल। तो अभी अपन टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ी रहे, कल मैं जी पैरामीटर बताऊंगा। जी पैरामीटर तो कुछ नहीं होता, कल ABCD पैरामीटर पे फोकस करेंगे, H पैरामीटर के कुछ गुड क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन
एच और ए बी सी डी पैरामीटर, तो पैरामीटर्स में बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बट धीरे धीरे कल जी भी पढ़ लेंगे, ए बी सी डी भी, और ए बी सी डी इन्वर्स भी बता दूंगा, तो कुछ पैरामीटर वाला काम तो कल खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे अपन, कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे। फिर इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास के बाद आएगा। तो 2 क्लास में अपन बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे, बड़े गुड लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास मैं 4 मेथड से बताया, तो वैरायटी ऑफ थिंग्स है। आपको समझ आ रहा होगा कि हम फीलिंग वाइज काम करते हैं, कि ओवरऑल चीज़ें आपको अच्छे से पता हो। एक दिन आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होगा तो फिर ये मेरे को बताना नहीं है किसी को भी कि किसको क्या करना है। जिसको जो करना है वो कर लेना, मेरे को नहीं बताना है कि आपको क्या करना है। मैं क्यों बताऊंगा? आपका जो मन करे वो आप करो फिर, ओके।